तो खामोश हो जाए। भैया आप ये जो लेक्चर लेने आते हैं माशाल्लाह, इसको आप एसेट समझते हैं या लाइबिलिटी समझते हैं? एसेट समझते हैं। एसेट डेबिट और इनकम खुशी 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 इंजॉय करने आते हैं या इंजॉय करें ना ऐसे आराम से। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट तो नहीं, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। अच्छा अब चुप हो जाए ना, कुछ लोग पढ़ने भी आए हैं। संजीदा बच्चे हाथ खड़ा करें, संजीदा बच्चे। पेज नंबर 97, पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट रो में भी जगह। पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, पेज 97 पर हर पास्ट पेपर में से एक एक दो एडजस्टमेंट है, वो हमने पढ़नी है और उसको करना है ताकि ये चैप्टर हमारा खत्म हो, पास्ट पेपर वाला कंसोलिडेशन का विदाउट IS 28। ये 2 लाइनें पढ़ लें और इसकी पोस्टिंग बस बताते रहें। इसकी जर्नल एंट्री आप अपनी किताब के ऊपर कर दें। इसकी जर्नल एंट्री आप अपनी किताब पे कर दें। पेज है 97। ओके, यूएल बस ठीक है। अब इधर देखें, यूएल है सब्सिडरी, सब्सिडरी सेटल्ड। इसका मतलब है सब्सिडरी ने पेमेंट भेज दी है अपनी तरफ से, सब्सिडरी सेटल्ड। आप कॉलेज वालों को जाके कहें आई हैव सेटल्ड माई फीस फुली। आपकी किताबों में कितना पेबल नजर आ रहा होगा? ऐसे चीजें बड़ी आसान सी हैं जो जहन में पहली थॉट आई वो बताया करनी है। आप कॉलेज वालों को कहें आई हैव सेटल्ड माई फीस, आपकी किताबों में कितना पेबल आ रहा होगा? लेकिन कॉलेज वाले कहेंगे यार हमें तो नहीं अभी तक मिली। उनकी किताबों में क्या नजर आ रहा होगा? शायद आपने जिस दोस्त को पैसे दे के भेजे हैं वो दोस्त अभी बरकत मार्केट में चाय पी रहा है। इट कुड बी अ पॉसिबल रीजन कि कॉलेज वालों की किताबों में एसेट नजर आ रहे हैं और आप मुल्तान बैठे हैं, आपकी किताबों में लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही और आपका दोस्त बरकत मार्केट बैठा है। तो यूएल सेटल्ड बैलेंस बाय इशूइंग चेक ऑफ 30। सब्सिडरी ने 30 का चेक इशू करके कहा भाईजान मेरी छुट्टी, मैंने बैलेंस
फुल्ली सेटल कर दिया, सेटल से मुराद फुल्ली सेटल होगा, मैंने बैलेंस फुल्ली सेटल कर दिया है, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। हाउएवर पेरेंट को चेक कब मिला? साल खत्म होने के बाद, अगले साल पेरेंट को चेक मिला। मुझे बताएं, सब्सिडरी ने तो सेटल कर दिया है, तो सब्सिडरी की लायबिलिटीज में कितना बैलेंस आ रहा होगा? एक्सेलेंट, बस ये कॉन्सेप्ट था। पेरेंट को मिला नहीं तो उसने फिर डेटर क्रेडिट तो नहीं किया होगा? बस सोच के बता देना, बस पेरेंट को मिला नहीं, तो जब पेरेंट को मिला नहीं उसने डेटर को क्रेडिट नहीं किया ना, उसको मिला ही नहीं, उसको हमारे साल के एंड पे मिल गया, हमारे साल के एंड पे मिल गया, नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो उसके डेटर खड़े होंगे या डेटर उसने कम कर दिए होंगे? डेटर खड़े होंगे। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इसके जो डेटर हैं इसमें 30 पड़ा हुआ है। अब एंट्री तो सांसी एंट्री को मुश्किल है नहीं, एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट 0 से, ये वाला 0, और डेटर क्रेडिट 30 से, और कैश इन ट्रांजिट 30 से। नोट कर लें, ये एंट्री है। असल में आपको ना इस तरह खेलना आता है, इधर 30 हो उधर 12 हो तो 18 इन ट्रांजिट निकालना, लेकिन ये जरा 0 टाइप कोई चीज थी। कितने लोगों ने यही एंट्री सोची थी? अच्छा, एक मजे की बात सुने यार, जिस बच्चे को पेपर में ये चीज इस तरह समझ नहीं आई, तो मेरा ये गुमान है कि उसने 30 फिर भी डेटर्स में से माइनस किया होगा, और कैश इन ट्रांजिट में तो हर एक ने 30 डाला होगा, क्योंकि वजह पता चल रही है कि भाई कोई रास्ते में है, तो वो तो इजी मार्क्स ले सकते हैं आप। हर एडजस्टमेंट के 70 to 75% मार्क्स आप समझे बगैर भी क्लास में ले सकते हैं, अगर आपके बेसिक टॉपिक की ग्रिप है। तो अब मैं इस एडजस्टमेंट को आखिरी दफा पढ़ा हूं। सब्सिडरी ने आपस का बैलेंस सेटल कर दिया चेक इशू करके। जरा मुझे सोच के बताएं कि उसने चेक इशू किया होगा तो क्रेडिटर डेबिट और बैंक, मेरी तो देखें, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट कर चुके हैं ना, तो फिर क्रेडिटर डेबिट कर चुके हैं तो उसकी किताबों में लायबिलिटी नहीं नजर आ रही, लेकिन पेरेंट कहते हैं मुझे मिला नहीं, तो फिर इसकी किताबों में एसेट, सोचें जल्दी, नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब है इसकी किताबों में एसेट नजर आ रही है, किताबों में लायबिलिटी नजर नहीं आ रही। तो अब एंट्री को खत्म हम कैसे कर सकते हैं? क्रेडिटर डेबिट 0, डेटर क्रेडिट 30 एंड कैश इन ट्रांजिट इज 30। ओके, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, इधर ही मैं उसको नोट कर देता हूं। ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, जरा जहन में रखनी है। P gave loan on 1 January 12, interest is paid on 1 July and 1 January semi annually। ठीक है जी, P gave loan on 1 January 12, interest is paid on 1 July and 1 January semi annually। याद रखिएगा इंटरेस्ट हमेशा एरियर में पे होता है, तो इस 6 महीने का इंटरेस्ट इस दिन पे हुआ होगा। भाई दरवाजा बंद करो, खामोश करवाओ। इस 6 महीने का इंटरेस्ट इस दिन पे हुआ होगा, नहीं होगा, होगा। अब मिसाल के तौर पे 6 रुपए इंटरेस्ट इस 6 महीने के और 6 रुपए इंटरेस्ट इस 6 महीने के। अब आप लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस और अदर इनकम में पड़ी होती है इंटरेस्ट इनकम, यहां से माइनस करेंगे 12 और 12, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से माइनस करेंगे 6 और 6। मैंने आपको कहा था जब आप बना रहे हो ना बैलेंस शीट, तो एसेट लायबिलिटी के एतबार से सोचने, और जब आप बना रहे हो P&L का मुंह, तो आपने इनकम एक्सपेंस के बारे में सोचना है। शायद पिछली क्लास में जो होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 26, उसमें भी शायद इंटरेस्ट की इस तरह की एडजस्टमेंट थी। एक की किताबों में एक्सपेंस आ रहा था, दिखा देता हूं अभी, और दूसरे की किताबों में क्या आ रही थी? इनकम आ रही थी। और एक और बात याद रखिएगा, जो सेम अमाउंट इनकम एक्सपेंस में से माइनस होती है ना, वो वर्किंग 5 को फिर हिट नहीं करती।
जैसे सेम अमाउंट्स माइनस होने की दो मिसालें हैं हमारे सिलेबस में, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और मैनेजमेंट फीस इनकम और मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। यानी कि पेरेंट सब्सिडरी को मशवरा देते हैं, पेरेंट फीस लेते हैं और सब्सिडरी खर्चे को बियर करती है। नोट करते जाइए जरा चीजें। जल्दी करें नोट, आप अपना करो, करते हैं। बस ठीक है। हाँ जी, एक दो लोगों ने सवाल पूछ लिया है, इस वजह से मुझे अनलकीली ज़्यादा तफसील बतानी पड़ रही है। डेट बिल्कुल सही डाली है मैंने, 31 दिसंबर की। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बना रहा हूँ। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो चुका है, और ये जो मैंने टेढ़ी सी लाइन लगाई है ना, ये पेपर में हमने करना है। 30/6 को कर दो। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो आप, ये बात आप सही कर रहे हो, इस बात पे मैं आपकी एग्री करता हूँ। ये कम जुलाई, आपका सवाल क्लियर हुआ? पूछो। असल में यकम जुलाई को तो रिसीवेबल बुक करने की अलग से ज़रूरत नहीं ना, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट कर दें और एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दें। और ये बंदा क्या कर लेगा, इधर 31 दिसंबर को पेरेंट कहेगा मेरा रिसीवेबल है 6 रुपया, और सब्सिडरी कहेगी मेरी नज़र में पेएबल है। अब ज़रा P&L में दोनों के कितना पड़ा होगा? 12, और दोनों की जो बैलेंस शीट है उसमें कितना पड़ा होगा? 6। तो दोनों के P&L में देख लें, फील करें, 12 पड़ा हुआ है, और दोनों के P&L में 12 पड़ा हुआ है। P&L के एंगल से सवाल, इसको वर्किंग 5 में लेके जाएंगे। वर्किंग 5 में जो चीज़ें लेके जानी है आपको बता दी हुई हैं, ये बराबर अमाउंट से हिट करती है फिगर, इसको आप वर्किंग 5 में नहीं लेके जाते। अब इसी एडजस्टमेंट को मैं डिफरेंट तरीके से आपसे पूछने लगा हूँ, और आपने जो है वो बताते रहना मुझे। यही कल वाले होमवर्क के अंदर भी एडजस्टमेंट थी, पिछले से पिछले होमवर्क में। अच्छा, अगर इन दोनों नुक्तों को मैं इधर शिफ्ट कर दूं एक एक दिन पीछे, तो फिर क्या होगा? P गेव लोन ऑन यकम जनवरी 12, इंटरेस्ट इज पेड ऑन यकम जुलाई की जगह 30 जून, एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन 31 दिसंबर सेमी एनुअली। अब आप मुझे बता दें क्या होगा? एक्सेलेंट। रिसीवेबल पेएबल में 0 आएगा, बैलेंस शीट में जो कैंसिल होगा, और इधर कितना आएगा? इधर स्टिल 12 आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल जाते हैं और इधर जो है इनकम्स और एक्सपेंसेस जाते हैं। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को ऐसे पढ़ूं, P गेव लोन ऑन यकम जनवरी 12, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन यकम जनवरी। लेकिन प्लीज ये बात ये ना याद, ये इंटरेस्ट दुनिया में कभी एडवांस में पे नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, इंटरेस्ट हमेशा बाद में पे होता है। तो P गेव लोन ऑन यकम जनवरी 12, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन यकम जनवरी, तो फिर ये यकम जनवरी 13 को आ रहा होगा। तो यकम जनवरी 13 को जब मैं वापस दे रहा हूं तो ये वाला तो नुकता होगा ही नहीं, तो देयर इज नो पेमेंट। लेकिन फिर इनकम एक्सपेंस में कितना जाएगा? और रिसीवेबल पेएबल में 12, रिसीवेबल पेएबल में 12। तो इस तरह ना सोचना होता है पेपर में हमने कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हुआ है
उसको हमने उल्टा देना होता है। जब सवाल साइलेंट हो तो एज्यूम करेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही हुआ है। P provided management services to S year end 31 दिसंबर 15। Payment is made semi-annually in arrears on 30 सितंबर एंड 31 मार्च। कॉन्ट्रैक्ट साइंड ऑन 1 अप्रैल 2015। एनुअल फीस इज 4800 रुपये। जी नोट कर लें। एक एक 2-2 मिनट लें, जल्दी करते हैं। बड़ी हिम्मत की आपने, टाइम निकाल लिया, बड़ा फायदा हो जाएगा। कोई खुदा का खौफ कर, क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हो। ईयर एंड 31 दिसंबर 15 कर देना, जो जो माइनस करने हैं। यहां एडमिन एक्सपेंसेस में से माइनस कर दें और यहां अदर इनकम में से, और इधर करंट एसेट्स में से और करंट लायबिलिटीज में से। आसान सी एडजस्टमेंट से यार, एक्रूवल प्री पेमेंट्स की इंट्रो की क्लास वाली करते उधर थे, उल्टाना इधर है। अच्छा जी, डन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, पेरेंट ने मैनेजमेंट सर्विसेज दी हैं सब्सिडरी को ईयर एंड 31 दिसंबर 2015 के साल में, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए 1 अप्रैल से, यानी अगर हमारे साल बात करें तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, सिर्फ 9 महीने पेरेंट ने सर्विस दी होगी। बिलिंग ऐसे एग्रीड है कि बिलिंग होनी है एरियर में। एरियर का मतलब है फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की बिलिंग सितंबर में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर और अगले साल के 3 महीने का अगले साल 31 मार्च के अंदर होना है। ठीक है। अब अगर आप बैलेंस शीट डेट पे खड़े होकर देखेंगे तो खर्चा कितने महीने का बुक हुआ होगा? 6 जमा 3 9 महीने का, क्योंकि 1 अप्रैल और 31 दिसंबर के दरमियान 9 महीने का वक्फ है, तो खर्चा 9 महीने का बुक हुआ होगा। 4800 डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 9, जैसे भी आप निकाल लें, 3600। तो 3600 में यहां से माइनस करना है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर वाली पेमेंट हो गई भी है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के 3 महीने वाली काफी लेट होनी है, तो इसलिए 4800 12 महीने का है, तो मुझे कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का। जी, कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? ओके। आई अगेन रिपीट, ये जो कैंसलेशन की एडजस्टमेंट्स हैं ये एस प्रॉफिट को हिट नहीं करती। कैंसलेशन की एस प्रॉफिट्स को सेम अमाउंट से कैंसिल हो जाता है, जैसे सेल परचेज नहीं सेम अमाउंट से कैंसिल हो जाती, उसका भी एस प्रॉफिट में नहीं जाता, बल्कि सेल परचेज नहीं जाती, अनसोल्ड का प्रॉफिट जाता है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट की एंट्री करके। तो बस वर्किंग 5 को हिट नहीं करनी है जो सेम अमाउंट से कैंसिल हो रही हैं। ओके।
यार ये बाइकैप ने जो है ना बड़ा पंगा सा डाला था। अच्छा, ये मैनेजमेंट फीस वगैरह की एंट्रीज क्या होती होंगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? इसी तरह के को बता दें मैनेजमेंट फीस की एंट्रीज वगैरह। मशवरा देने वाला एंट्री करता होगा कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, और मशवरा लेने वाला एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर कोई रिसीवेबल पेबल का चक्कर हो तो मशवरा देने वाला रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, और मशवरा लेने वाला एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि जिस वक्त हम P&L बनाने लगते हैं, एडमिन, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, पेरेंट की इंटरेस्ट इनकम कहां पड़ी होती होगी? अदर इनकम में। ओ ना 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 ना, फाइनेंस कॉस्ट नहीं, खुदा का खौफ करें, फाइनेंस कॉस्ट तो खर्चा है। पेरेंट की अदर इनकम कहां पड़ी होती होगी? इंटरेस्ट इनकम। पेरेंट की इंटरेस्ट इनकम कहां पड़ी होती होगी? और सब्सिडरी का इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट। मशवरा फीस जिसने रिसीव की है उसकी कहां पड़ी होती होगी? अदर इनकम में। और मशवरा फीस जिसने पे की है उसकी कहां पड़ी होती? एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर। क्लियर हो गया? तो इंटरेस्ट मेरे ख्याल से ऐसे और ऐसे करके माइनस हुआ करेगा, और मशवरा फीस ऐसे और ऐसे करके माइनस हुआ करेगी। कोई मसला तो नहीं, समझ आ गई? इंटरेस्ट इधर से और इधर से माइनस हुआ करेगा, और मशवरा फीस इधर से और इधर से माइनस हुआ करेगी। यार अब ये मैं आपके लिए अब सवाल रख रहा हूं, ये जरा एडजस्टमेंट ट्राई कर दें। वही सवाल है, वही सवाल है, पास पेपर का क्वेश्चन 4। हाँ, ये लाइन शायद रेलिवेंट हो आपके लिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 26 30 अदर इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, मजे की बात सुने, ये जितनी एडजस्टमेंट्स मैं आपको करा रहा हूं, ये वो हर सवाल में जो एक अजीब एडजस्टमेंट आती है ना, ये वो वाली हैं। बाकी सेल ऑफ स्टॉक, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये वो एडजस्टमेंट है जो हर अटेम्प्ट में एक अजीब सी आई है। तो ये जो पिछले वालों को आई है, ये मैं वो करा रहा हूँ। यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो पिछले वालों के साथ कभी कभी हर अटेम्प्ट में कोई एक दो लाइन वो डाल देते ना, ये मैं वो वाली करा रहा हूँ। जो आपके साथ आनी है वो तो अगले वाले कराऊंगा। तो बहरहाल इससे ये होगा कि थोड़ी स्किल्स डेवलप होती रहेंगी आपकी। इसका ईयर एंड देखने के लिए मैं स्क्रीन नीचे नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने आपको बुक दी हुई है 31 दिसंबर 2015। अब आप मुस्कुराए हो शुरू से, आप भी मुस्कुराओ। जबरदस्त। कोई नहीं यार, चलता रहता है जिंदगी में, प्लस भी चलता रहे, माइनस भी चलता रहे। कई दफ़ा 6 महीने माइनस चलता रहता है, रिलैक्स हो जाए। कई दफ़ा फिर 6 महीने ऐसा प्लस लगता है कि बंदा। कल वो बच्चा मिला, कितने पेपर पास है? 4 पेपर पास हुए, फर्गूसन में आर्टिकल शुरू कर दिए थे। अच्छा, ऐसे बच्चे भी मिलेंगे, कभी आइएगा क्लास के बाद, मिलवाऊंगा आपको। पॉइंट 2 मिले, आपको भी मिले। चलो मैं करेंगे कर दें भाईजान, कर दें, खुदा के लिए कर दें। कर लिया? ओके। ओएल कौन है जी? पेरेंट। मरहबा 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 मेरी जॉल, बैठ से यार, आगे आ जाएं, इधर आ जाएं। अभी ये एडजस्टमेंट आप समझने की कोशिश करो, जो अगली एडजस्टमेंट्स आनी है वो जरा फिर डिफरेंट होंगी। जो 2 लेट आए हैं जरा। ओएल चार्ज्ड यानी पेरेंट चार्ज्ड 2.5 मिलियन मंथली टू सब्सिडरी। सब्सिडरी ने कहा ऐसा क्या मैंने कर दिया कि तू मुझे पैसे चार्ज कर रहा है, मैं तेरी बिजली इस्तेमाल कर रही हूँ। उसने कहा हमारे मशवरे इस्तेमाल कर रहा है तू, मशवरा फीस मुफ्त नहीं। ऑयल चार्ज 2.5 मंथली टू जूएल फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम द डेट ऑफ यकम में। सर्विसेज कब से प्रोवाइड की जा रही है मशवरा की? यकम में। हर महीने सब्सिडरी पहुंची होती है पेरेंट के कदमों में। क्यों आई है तू? मशवरा लेने। सब्सिडरी मशवरा लेने आई है पेरेंट से। ठीक है जी, 25 लाख में महीने का मशवरा बेचूंगा मैं। ठीक है जी, मैंने मशवरा देना तो
एंड हैज क्रेडिटेड टू। अच्छा वैसे पेरेंट को क्रेडिट कहां करना चाहिए था? कैश डेबिट करके, कैश डेबिट करके क्रेडिट कहां करना चाहिए था? अदर इनकम में। अदर इनकम के क्रेडिट करने के बजाय उसने कहां क्रेडिट कर दिया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अच्छा मेरे ख्याल से ना इसको अब रिसीवेबल पेएबल के एंगल से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में ना कुछ ऐसा बताया नहीं हुआ कि रिसीवेबल पेएबल है। तो अल्लाह का शुक्र है हर महीने का कैश साथ साथ पे हो रहा होगा, तो इसलिए रिसीवेबल पेएबल के एतबार से अगर सोचने की जरूरत होती तो सवाल कोई ना कोई इंडिकेशन देता। डिटेल दी भी है, पेमेंट्स का शेड्यूल दिया हुआ है, पेमेंट किस तरह होनी है। तो फिर पेमेंट की आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर पेमेंट की टेंशन नहीं लेनी तो कैश की टेंशन ना लें, रिसीवेबल पेएबल की टेंशन ना लें। अब सिर्फ P&L के मुंह पे एक्सपेंस और इनकम की टेंशन है। ओके, मैं आपके सामने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन करने लगा हूं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मुझे ये बताएं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 15 और शुरू कब हो रहा है? 1 जनवरी 15 को। इसके अंदर मुझे बताएं हमने सब्सिडरी को एक्वायर कब किया है? 1 मई 15 को। मई जून, पुत्र गला ना कर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने हो गए? 8 महीने। 8 महीने से मशवरा दे रहे हैं हम। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पी ने जो एंट्री करनी थी, वैसे जो मुझे समझ आती है वो करनी थी कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 महीने 20 से। और सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री करनी थी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 20 से। सवाल साइलेंट है इसलिए हम ट्रांजैक्शन को कैश में ज्यूम कर रहे हैं। ओके, इसकी बजाय द पेरेंट इज प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इज चार्जिंग सब्सिडरी 2.5 पर मंथ और 20 million in 8 months, and parent charged 2.5, parent charged 2.5 and credited it to expenses। उसने इनकम बढ़ाने के बजाय अपने खर्चे कम कर लिए हैं। कोई इतना बड़ा ब्लंडर नहीं है, कोई इतना बड़ा मैं एतराज नहीं करूंगा इस पे। पेरेंट चार्ज्ड 2.5 and credited it to operating expenses। इसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेबिट मारा हुआ है, उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं एडमिन और सेलिंग को जमा करके। तो द पेरेंट चार्ज्ड एंड क्रेडिटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जरा जाके ढूंढें पी और एस के कितने आ रहे हैं। 115 और 110। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 115 102 और अदर इनकम नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इधर पी की अदर इनकम आ जाएगी, इधर एस की अदर इनकम आ जाएगी। अगर सवाल में पूछें तो 0 और 0 है ना। नहीं आ रही अदर इनकम। मैं भी देख के आया हूँ सवाल, पिछली दफा भी देखा था, तो अदर इनकम नहीं आ रही। डन होगी। ये तकरीबन कोई 2016 से मैं ये सवाल देख रहा हूँ, अदर इनकम नहीं है इसमें। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले में जो पेरेंट ने एक हेड गलत क्लासिफाई कर दिया है उसको जरा सही करने लगा हूं आपके सामने। खुदा के लिए इसको कैंसिलेशन की एंट्री ना कहिएगा। पेरेंट ने हेड गलत क्लासिफाई कर दिया, उसको मैं सही करने लगा। सब्सिडरी के बारे में मुझे कैसे इल्हाम हुआ है सब्सिडरी ने सही एंट्री किया है? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो सब्सिडरी ने सही एंट्री की है। ऐसा नहीं हो सकता सब्सिडरी ने गलत एंट्री की हो। सवाल सिर्फ पेरेंट की गलती बता रहा है। बाप ने गलती की है तो बेटे ने भी गलती की होगी? नहीं। तो सिर्फ सवाल पेरेंट की गलती बता रहा है, सब्सिडरी की गलती नहीं बता रहा है, इसलिए अज्यूम करेंगे सब्सिडरी ने कोई गलती नहीं की। अब आप मुझे क्या बता दें, 20 इस तरह की एक एडजस्टमेंट मैंने क्लास में की थी, वो ज्यादा आसान थी। वो थी हमने फिक्स्ड एसेट के सेल को अदर इनकम में डालने के बजाय उसके गेन को सेल में डाला हुआ था। तो पहले हमने उसको सही किया था, शायद आपको याद आ रहा हो। और एक दफा बैलेंस शीट के मुंह पे भी ये गलती थी, इन्वेस्टमेंट में लोन रिसीवेबल पड़ा हुआ था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट में से लोन रिसीवेबल निकाल के लोन रिसीवेबल का नया लाइन आइटम डाला था। उनसे बातें हो रही हैं जो क्लासें लेते हैं,
ठीक है, ओके। अब आप मुझे बता दें पेरेंट ने क्या क्रेडिट किया है? खर्चे कम किए हैं, फील करें, कम किए हैं। कर बढ़ाना था इनकम को, कर दिए खर्चे कम। मेरे साथ सुनते रहिएगा, खर्चे कर दिए कम, खर्चे कर दिए कम, खर्चे कर दिए कम। ठहर जो पेन लेने दो। खर्चे कर दिए कम, खर्चों को बढ़ा दो। इसकी जगह तुम्हें इनकम बढ़ानी चाहिए थी, अब तुम इनकम बढ़ा दो। सर ये कौन सी अकाउंटिंग हो रही है जिसमें दोनों जगह प्लस होके आपकी चीजें टैली करेंगी? ओ भाईजान तेरी मेहरबानी है, खर्चा एक इनकम है और ये रेक्टिफाइंग एंट्री हुई है। अब आप मुझे कहेंगे कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करो। अब मैं जाके कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करूंगा -20। अब मैं जाके कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करूंगा -20। अब सुनते रहना आपने, पहले आप इजी ले रहे थे बात को, अब आप करके सुनेंगे। बात यार सादा सी है, कुछ भी नहीं है, बी रिलैक्स। ऐसे हो जाए जरा, तो ऐसे होकर बैठे हुए पता नहीं क्यों होने लगा। अच्छा सादा सी बात है यार, कहाँ डालना था? इनकम में। ये बात गलत ना बोला करें, जवाब में पूछना सदस्य कहां डालना था? अदर इनकम में। हैज क्रेडिटेड इट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कहां क्रेडिट कर दिया? कहां डालना था? अदर इनकम में। कहां क्रेडिट कर दिया? अब अगर आपके पास बहुत ही वेला टाइम है ना, तो मैं फिर आपको ना रेक्टिफाइंग एंट्री करा देता हूं, अगर ज्यादा आपको शौक चढ़ा हुआ है। एक्सपेंसेस क्रेडिट होने चाहिए थे, एक्सपेंसेस डेबिट कर दें, और क्रेडिट होनी चाहिए थी अदर इनकम क्रेडिट कर दें। ये मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट की है। इसके बाद मैंने कौन सी एडजस्टमेंट की है? कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट की है। ठीक है, ये मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कहा इस तरह मत सोचे ना, सादा सी बात सोचें। किसको कर दिए कम? किसको कर दिए कम? किसको बढ़ाना था? अब क्या करें? एक्सपेंसेस कम हो चुके हैं तो एक्सपेंसेस को बढ़ा दें, एक्सपेंसेस को बढ़ा दें। इनकम बढ़ी नहीं। आपको पता है इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की हुई इसने भी, लेकिन अब मैंने अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड कर दी है। अब मुझे बता दें क्या ये एंट्रीज करने के बाद इसने जो एक्सपेंसेस में ब्लंडर मारा हुआ है वो सही हो गया? लेकिन इसका वाला डेबिट तो इसमें पड़ा होगा ना। असल में जो 115 में गलत गया था ना 20 क्रेडिट, उसको मैंने डेबिट मार के सही किया है। ये 115 की एरर रेक्टिफाई की है। अब क्या होगा? ये वाला खर्चा 20 तो इस 102 पड़ा होगा। जब भी आप रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं तो इतना ज्यादा नहीं सोचना जितना मैं सोच रहा हूं। जब रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है अकाउंट्स हमारे सही हो गए हैं। अब कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट कोई करवाने की कोशिश करे जरा क्लास में। -20 ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है और ये रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट है। तो पेपर में आपने ये करना था +20 -20 नोट कर ले। इस एडजस्टमेंट में सिंपली इग्नोर भी कर सकते हैं, तो एग्जामिनर कहेगा इसने कुछ भी नहीं सोचा। हाँ फुटनोट लिख दें। अच्छा छोटी सी बात कर रहा हूं एक दोबारा, खर्चे कम हो गए हैं, इनको बढ़ा दें, उसकी जगह अदर इनकम को बढ़ा दें। खर्चे डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। क्या हो रहा है? सारे लोग उधर उधर से इधर इधर हो रहे हैं। अबू बुला रहे हैं। क्या? ठीक है, हो गया मसला हल। चलो ठीक, चलें जी। उसको इग्नोर करते, उसे कैंसिल ना करते।
मोहतरम, एक चीज आपने कौन कहते हैं ये नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है और पढ़ नहीं रही, इधर आके देखे तो पढ़ पढ़ के जज्बाती हुई है माशाल्लाह। मैं पढ़ने का जज्बा जो है वो आसमानों पे पहुंचा हुआ है। कौन कहते टीचर आजकल पढ़ाते नहीं है। अच्छा चलें आगे चलें। अच्छा अब मुझे ये बताएं आप आके क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज़ चंद दिनों से हो रही है वो आपने ऑब्जर्व नहीं की, एक चीज़ चंद दिनों से हो रही है वो आपने ऑब्जर्व नहीं की। मैं आपके सामने वो सारे सवाल जो हमने क्लास में किए थे जिसमें मिड ईयर एक्विजिशन थी, वो सवाल ओपन करके आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ ताकि आपकी आंखें क्लास में बैठे बैठे खुल जाएं। खुली हुई आंखें खुलना क्या कमाल चीज़ होगी। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है, शायद आपको होमवर्क नहीं खोलना नहीं। अच्छा पेज 657 पे ना एक क्वेश्चन है कि मैं सारे सवाल वो आपके खोलने लगा हूं जिसमें, सवाल नहीं खोलना, ये मैं सारे सवाल वो खोलने लगा हूं जिसमें मिड ईयर एक्विजिशन है, यानी इस साल के दौरान दरमियान में कहीं पेरेंट ने सब्सिडी को खरीद लिया। एक लाइन पे फोकस कीजिएगा जो सारे सवालों में मैंने डाली हुई थी, आपने उस पर फोकस नहीं किया था क्योंकि मैंने भी नहीं कराया था। 31 दिसंबर 15 हमारा ईयर एंड है, हमने 1 मार्च को खरीदा है, और जो P2S वाली एडजस्टमेंट है ना उसमें एक लाइन लिखी हुई है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन आफ्टर एक्विजिशन, यानी अल्लाह का शुक्र है ये जो सेल है ना ये शोहर बीवी के बनने के बाद वाली सेल है, यानी 1 मार्च के बाद वाली सेल है। और याद रखिएगा जनवरी और फरवरी की सेल खुदा ना खास्ता करके भी पेपर में आ गई ना, उसे ना कैंसिल करने बैठ जाइएगा। वो तो सऊदी किंग के जमाने की सेल होगी पीटीसीएल और यूफोन के दरमियान। उस वक्त तो पीटीसीएल के बड़ों को नहीं पता था यूफोन को खरीदने, वो तो 28 फरवरी की रात को मशवरा हुआ कि सुबह 1 मार्च को बम फाड़ना है। तो अब मुझे आप बता दें कि इस लाइन का क्या मतलब है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस आफ्टर एक्विजिशन, यानी ये आपस की सेलें, कौन सी आपस की सेलें हैं, 1 मार्च के बाद वाली हैं, और कैंसिल भी वही करनी है जो 1 मार्च के बाद वाली हैं। इसको छिक के रखें। ये क्वेश्चन 30 था, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा 31। अल्लाह आपका भला करे, क्वेश्चन 31 में ईयर एंड 30/16 है, बोलना नहीं, चिचमिच नहीं, और 1 अगस्त 15 मिड ऑफ ईयर खरीदा है, और इस सवाल के अंदर एडजस्टमेंट है इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, यानी कब के बाद, शुक्र है 1 अगस्त के, तो ये आपस की सेल 1 अगस्त के बाद वाली है। ये वो सारे सवाल आपको दिखा रहा हूं जिन सवालों के अंदर पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा है, मिड ईयर। होमवर्क का सवाल पेज 661 पे दिया था, हिलूजन वाला सबसे बेहतरीन सवाल एक होमवर्क में आपको दिया था, इसमें भी लिखा हुआ है कि इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, यानी कि 31 मार्च 3 हमारा ईयर एंड है, 1 जुलाई 2002 मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन है। लेकिन पास पेपर के क्वेश्चन 4 ने मारा धमाका, 31 दिसंबर 15 हमारा ईयर एंड है, और 1 में 15 हमारी एक्विजिशन डेट है, और सवाल में लिखा हुआ है डज। अदर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। अब आप मुझे बताएं क्या ये सेल निकाह से पहले वाली भी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी निकाह के बाद वाली भी है। मौलवी साहब किस दिन आए थे? ये 1 मई को साल खत्म होने से कितने महीने पहले मौलवी साहब को बुलाया था? 8 महीने में। अच्छा निकाह पे मौलवी साहब को बुला लेते हैं, फोत होने लेते हैं मौलवी साहब को बुला लेते हैं, जिंदगी में मौलवी की बातें मान ले। अच्छा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने से निकाह हुआ है। निकाह होने से पहले भी पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान क्या हो रही थी, सेल हो रही थी। ओके चलें जी।
यार नाजुक मसाइल को फिर आप छेड़ते हैं, फिर मैं बोलता हूँ आपको बुरा लगेगा। अदर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, हदीस पाक का मफहूम है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं तो अल्लाह उनको मुस्कुरा के देखते हैं, लेकिन अगर शादी से पहले देखें तो अल्लाह उनको गुस्से से देखते हैं। अच्छा जी, तो अदर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने एक काम करना है, जो वर्किंग करनी है ना P2S और S2P वाली, इसमें सोल्ड की फिगर ना 60 × 8/12 लेनी है, 60 पूरी नहीं लेनी, क्योंकि अभी 3 सवालों में मैंने बताया मुझे पोस्ट एक्विजिशन सेल चाहिए और ये टोटल सेल फॉर द ईयर है। पोस्ट एक्विजिशन बताएं कितनी है? 40। और अनसोल्ड तो की टेंशन नहीं, उस 40 में से कितना बचा हुआ है? 20 बचा हुआ है, और फिर अनसोल्ड का प्रॉफिट इस तरह निकलेगा, आगे कोई टेंशन नहीं। ये जो फिगर माइनस करनी होती है ना आपने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से, ये फिगर बच्चे गलत माइनस करके आ सकते थे, क्योंकि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से ये फिगर माइनस करनी है। तो कितनी माइनस करनी है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से? 60 या 60 का 8/12, और अल्लाह का शुक्र है आगे वही वर्किंग होगी, अनसोल्ड का प्रॉफिट उसी तरह, उसमें कोई चेंज नहीं, इसलिए मैं वो करवा भी नहीं रहा। और S2P में भी क्या करेंगे? सोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट। सोल्ड कितनी लेंगे आप? सोल्ड 30 इंटू कितना? 20, और अनसोल्ड 5। अब कुछ बच्चे ना ऐसे, मुझे पता है अब आप लोगों में से भी कुछ में से होंगे, कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं अच्छा चलें ठीक है ये 20 आ गया, ये 5 आ गया, तो इसी 20 में से 5 पड़ा हुआ है, हाँ इसी 20 में से 5 पड़ा हुआ है, आगे उसी तरीके से चलाएं। कुछ ऐसे बच्चे जी भी सोचने लग जाते हैं अच्छा अगर 20 होता और इधर 21 होता तो फिर मेरे ख्याल से अगर आप 20 का प्रॉफिट रिवर्स करते, ये तो कोई बहुत ही पुरानी सेल स्टॉक में पड़ी होती, मेरा नहीं ख्याल इतनी डीप जाके वो टेस्ट करेगा। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट एक था जो मैंने आपको बता दिया, आगे अनसोल्ड का प्रॉफिट वगैरह सारी वर्किंग उसी तरह है। तो यहां लिख लें छोटा सा करके, हमें आफ्टर एक्विजिशन सेल चाहिए, हमें आफ्टर एक्विजिशन सेल चाहिए, और ये कौन सी है? ड्यूरिंग द ईयर। नहीं, ऐसी लाइनें बाहर निकल के साथ वाला नहीं बताता, हम खुद पेपर में पढ़ेंगे, हाथ दोगी हम साथ वाले को बताएंगे ऐसी की तैसी। तो ड्यूरिंग द ईयर को अंडरलाइन करके लिख लो, हमें आफ्टर एक्विजिशन वाली सेल चाहिए होती है। देखना आपस की सेल कब है? जब से P और S बने हैं। P और S कब से बने हैं? यकम में से। उससे पहले तो वो P और वो S नहीं था, उसके पेरेंट कोई और होगा, पता नहीं सऊदी किंग होगा उसका पेरेंट। यार वो तो हमेशा हम यही करते हैं अगर सवाल साइलेंट हो, अनलेस के सवाल खुद कह दे। कई दफा हो सकता है सवाल कह दे कि पहले 4 महीने की सेल इतनी है, वो अलग से बता दे तो ठीक है। सर पीछे सवाल रह गया, वही करा दें, कौन सी एडजस्टमेंट रह गई है? अच्छा चलें छोड़ें। चलें जी, अब आप हजरात निकाल लें हमारा क्वेश्चन नंबर 37। वापस आ जाएं लेक्चर नोट्स पे, जितने अधिक होती होते आन खलोती। तेरी सॉरी, कुछ नहीं, दैट वाज इंटेंशनल स्लिप ऑफ टंग। क्वेश्चन 37, क्वेश्चन 37। एक बार याद रखिएगा, आप लोग कभी भी टीचर से कभी मिलते हैं और कोई बात करते हैं ना, तो वो उसको याद रह जाती है, ऐसी बात नहीं है भूलती नहीं है। तो इन भाई को शायद बात भूल गई हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मुझे अभी तक इनकी बात याद है, आज से कोई तकरीबन 3 से 4 महीने पहले या 5 महीने पहले ये भाई गुजर रहे थे, तो मैं टैक्स की क्लास FR2 की क्लास पढ़ा के बाहर निकला था। तो ये भाई उस वक्त टैक्स पढ़ते थे, तो इन भाई ने निकलते कहा था सर हमारी दफ़ा जब FR2 पढ़ाए ना, तो वो अगस्त वाली जो क्लासें हैं ना ज़रा उससे पहले ही थोड़ा ले लीजिएगा। तो इनकी बात पे अमल हो रहा है, तो वो ये था। अच्छा, इसी तरह आप में सब सारे जितने भी हैं उनकी सारी बातें मुझे याद हैं, सारे अच्छे बच्चे हैं। फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कौन सी बाजी? जैस्मीन बाजी नहीं, ये तो बाजा होगा ना, ये पेरेंट है। एंड इट्स सब्सिडरी सनफ्लावर बाजी।
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017. इन्वेस्टमेंट, पीपी, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, करंट लाइबिलिटीज. JL acquired 80% shares of SL on Jacam April. SL showed a profit of 30 million. The incomes and expenses had accrued evenly during the year except investment income of 5 million which relates to month of June 2017 only. बैलेंस शीट का सवाल है, P&L का सवाल है. बैलेंस शीट का सवाल है, तो बैलेंस शीट का सवाल है तो वर्किंग 2 मुझे करनी पड़ेगी. ये प्री का कोई फड्डा है. आज मैं आपको पहली दफा बता रहा हूँ बैलेंस शीट के सवाल में भी मुझे वर्किंग 6 करनी पड़ रही है. वर्किंग 6 क्यों करनी पड़ी आप खुद सोच लें. मैंने कहीं बीच में जाके अर्निंग निकालनी है ना, तो ऐसी बात नहीं कि बैलेंस शीट के सवाल में वर्किंग 6 नहीं करनी पड़ सकती. बैलेंस शीट के सवाल में ही वर्किंग 6 करनी पड़ सकती है. तो ये एडजस्टमेंट की मैंने रिवीजन कराने के लिए पॉइंट डाला है, इसकी रिवीजन करें जरा जल्दी से. बैलेंस शीट की फेस की फिगर्स पोस्ट करवा दें. बोलें जी. टी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ. अच्छा, आप जिसको जब मैंने खड़ा किया तो आपको पता चल गया था मैं क्या बात करने लगा हूं, नहीं याद था. खड़े हो जाओ. एज ऑन बातें करके भूल जाते हो. एज ऑन बोले 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 31 दिसंबर. अच्छा ये कहा था ना, कहा तो था ना. हाँ 31 दिसंबर 2017. स्टेयर्स ये कहते हैं, ये भी स्टेयर्स भी याद है, बस और ना बताना आगे. अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट से पीपी शिपी कोई नहीं है. पीपी नीचे है, नीचे आ गया आज पीपी. 190 प्लस 54 जी. इन्वेस्टमेंट्स इसमें कुछ भी नहीं है, वो मैंने देखा हुआ. छोड़ें इसको, डायरेक्ट डालें इधर ही. वर्किंग 1 रीडिंग टाइम में आइडिया हो जाता है. इन्वेस्टमेंट्स को मेन पे लिखना है या डायरेक्ट इधर लाके लिखना है. एडजस्टमेंट इन जी जल्दी जल्दी पोस्ट कर लें. बैलेंस शीट का फेस मैं मार्कर चेंज कर लो. बैलेंस शीट का फेस जल्दी से पोस्ट कर लें मेरे से पहले. जी कितनी है? 60. करंट एसेट्स 20 और 30. आगे शेयर कैपिटल 70 और जी कितना? 81. अच्छा इधर क्लोजिंग एसआर ही आती है या प्री? इधर क्लोजिंग 41. करंट लायबिलिटीज 119 प्लस 23. मरहबा अब्दुल्ला, मैरिज हॉल. अब्दुल्ला कैसे आना हुआ? अच्छा जी, प्री निकाल दें. 1 से 2 मिनट लगाएं, प्री निकाल दें. हाँ ठीक है, आई नो वर्किंग 6 करनी पड़ेगी. वर्किंग 6 कर लें, प्री निकाल दें. जल्दी करें यार, खुद भी तो करें कुछ. एक मिनट इधर देख लें. प्री होगी ब्रॉड डाउन प्लस 9 मंथ. लिख लूं? लिख लूं? प्री होगी ब्रॉड डाउन प्लस 9 मंथ. नहीं सॉरी, हाँ हाँ 9 प्लस 3 मंथ्स. ब्रॉड डाउन प्लस 3 मंथ्स. 9 मंथ्स तो फिर हमारा हो गया ना. प्री क्या होंगी? ब्रॉड डाउन प्लस 3 मंथ्स. लेकिन वो 3 मंथ्स में एक साइंस है, वो मुझे पता है, आप कर लेंगे. ब्रॉड डाउन प्लस 3 मंथ्स. पहले वर्किंग 6 करें, फिर प्री निकालें. डिविडेंड कोई नहीं है, नहीं है डिविडेंड.
वैसे भी 25 नहीं भाई, जज्बाती क्यों हो रहे हैं यार? प्लीज़ खुदा के लिए पहले वर्किंग 6 कर लें, बाकी फिर बाद में देखते हैं। 26 भी हो गया। वर्किंग 6 करें जी। क्लोजिंग ओपनिंग 1 जनवरी 17, क्लोजिंग जी 81 41। इसका प्रॉफिट सिर्फ एक का गिवन है 30। बैलेंसिंग अच्छा, मुझे ना इसकी ज़रूरत नहीं है। पेरेंट की क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं, भी नहीं, अभी कुछ करना ही नहीं इसका। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे ये याद पड़ते मैंने आपको सिखाई हुई है एस का प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, ये बना के मैंने आपको एक दिन सिखाया था। एस का प्रॉफिट 30, इस तक आते आते अदर इनकम ऐड हो चुकी होगी 5 की। इस तरह को सिखाने की कोशिश की थी एक दिन। द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ एस हैड एक्रूड इवनली एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, जो सिर्फ नए लोगों की है, जून 17 ना, जो सिर्फ नए लोगों की है। तो इधर देखें, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर एक्रूड इवनली एक्सेप्ट दिस इनकम विच रिलेट्स टू ओनली न्यू ओनर्स। तो वो काम आप करवा दें। 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। 25 जनवरी, नहीं इस तरह ना बोला करें, इस तरह बोला करें, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल से दिसंबर। 6.25 18.75। अब अभी सिर्फ मैंने 25 को तकसीम किया है। मैंने तकसीम किसको करना है? बोले बोले 30 को। मैंने 30 को तकसीम करना है। 5 किसको दे दूं? जून में तो नए वाले हैं ना, सारा उनको दे दूं। कितना? +5 23.75। ये चला जाएगा वर्किंग नंबर 2 में ब्रॉड डाउन के साथ ऐड करके। ये सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट है, मुझे 3 महीने का नहीं चाहिए, मुझे ब्रॉड डाउन भी चाहिए। और ये वर्किंग 5 में चला जाता अगर सवाल में वर्किंग 5 मांगी होती। जी ब्रॉड डाउन 11। ये सऊदी किंग ने कब तक कमाया हुआ था? 11 यकम जनवरी 17 तक, या 31/12/16 तक, ये कई सालों में कमाया हुआ था। और सऊदी किंग ने इस 3 महीने में कितना कमाया? 6.25। जी कितने लोगों ने यही वर्किंग की थी? ओके, नोट कर लो। लिख लें सवाल में, जब भी प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग होंगी तो बैलेंस शीट के सवाल में भी वर्किंग 6 ओपन करनी पड़ सकती है। जब भी सवाल में प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग होंगी तो बैलेंस शीट के सवाल में भी वर्किंग 6 करनी पड़ सकती है। जब भी बैलेंस शीट में प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग होंगी, जब भी सवाल में प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग होंगी तो बैलेंस शीट के सवाल में भी वर्किंग 6 करनी पड़ सकती है।
विच रिलेट्स टू जून का क्या मतलब है? विच रिलेट्स टू जनवरी फरवरी मार्च, और विच रिलेट्स टू अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर वाले यूजर्स। अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले यूजर्स, तो फिर नयों को दे देंगे पैसे सारे। और आपको याद हो कि ना याद हो, छोटा सा अगर मैं याद करूं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर आप बनानी पड़ जाए ना, तो इस अदर इनकम में इसको पूरे 5 को शो कीजिएगा, ये फिर सारा हमारा है, ऐसा ही है ना। चलें जी, सारे को मैं मिटा रहा हूं, प्री रिटेन अर्निंग हमारे निकलनी थी, निकल आई हैं 17.25। डबल एंट्री पूरी कर दें, ये मैं मिटा रहा हूँ नोट, तस्वीर खींचनी है। अच्छा जी, एक्विजिशन डेट की सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ जाती हैं? वर्किंग वन में। एक्विजिशन डेट की सारी एडजस्टमेंट्स जाती हैं वर्किंग वन में। काली पट्टी, टन, चलिए जी, ऑन दी एक्विजिशन डेट, यानी ये सारी चीज़ें वर्किंग वन में जानी है। ऑन दी एक्विजिशन डेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट्स वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री। भैया एडजस्टमेंट सुननी है वो से, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री विच वॉज कैरिड एट ₹10 million एंड एट अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹15। अच्छा, एक लफ्ज़ है बुक वैल्यू और एक लफ्ज़ है कैरिंग अमाउंट, और इसको कंपेयर किया जाता है फेयर वैल्यू से। तो बेहतर लफ्ज़ जो है ना कैरिंग अमाउंट होता है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट का लफ्ज़ एसेट्स के लिए भी यूज हो जाता है और लाइबिलिटीज़ के लिए भी यूज होता है, वरना बुक वैल्यू का लफ्ज़ आमतौर पे एसेट्स के लिए यूज होता है। तो इसलिए जब भी कभी कंपेयर करना हो कैरिंग अमाउंट को और फेयर वैल्यू को, तो बेहतर है कि लफ्ज़ कैरिंग अमाउंट बोलें, ना कि बुक वैल्यू बोलें। तो मैं एक वर्किंग करने लगा हूँ जिसमें मैं कैरिंग अमाउंट्स को कंपेयर करूँगा रीवैल्यूड अमाउंट से, ताकि मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस आ जाए। मे बी रिवैल्यूएशन सरप्लस, मे बी रिवैल्यूएशन लॉस। सबसे पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वाज कैरिड एट 10 million। यकम अप्रैल को सब्सिडरी की किताबों में कितने की थी? 10 million की, लेकिन इसकी मार्केट में वैल्यू क्या थी? 15 million। अब सऊदी किंग हमें विजिट करेगा कि इस 10 वाली को 15 पे लेके जाओ, बिकॉज इस 10 वाली को 15 पे लेके जाना इसलिए जरूरी है ताकि सऊदी किंग की इक्विटी में जान पैदा हो। याद रखिएगा, सऊदी किंग को कंसर्न होता है ये वाली इक्विटी बढ़ाने में, सऊदी किंग को कंसर्न होता है ये वाली इक्विटी बढ़ाने में, ताकि ये जितनी जानदार होगी उतनी इन्वेस्टमेंट की प्राइस अच्छी लगेगी। तो इसलिए इस अर्निंग को तोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, असर का अलार्म तो नहीं लगाया हुआ, असर तो 5:30 होती है। अच्छा, तो ये जितनी जानदार होती जाती है उतनी सऊदी किंग प्राइस ज्यादा लेने को तैयार होता है और कहते हैं मैं प्राइस ज्यादा लूंगा। चलें, इसकी तो एंट्री स्कीम ही है, इन्वेंट्री विच वॉज कैरिड एट 10 million हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 15 million। तो इन्वेंट्री डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। अच्छा, ये जो मैंने काली पट्टी लगाई है ना, तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस की ना ट्रांजैक्शन नंबर ए बी सी, असल में इनकी आज दो एंट्रीज होनी है, दो एंट्रीज होनी है। तो पहली एंट्री मुझे करवा दें, इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट 10, 15, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस स्लैश लॉस, रिवैल्यूएशन सरप्लस स्लैश लॉस कितना? 5 रुपए की एंट्री बता दें।
इन्वेंट्री डेबिट, रिवोल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, 5 रुपये से। चलें जी, इन्वेंट्री किधर है? इन्वेंट्री डेबिट और रिवोल्यूशन सरप्लस। असल में सऊदी किंग को डर यह है कि 10 रुपए की उसने चीज खरीद के रखी हुई है, हमारे जाने के बाद 15 की बेच देगा और 5 रुपए का प्रॉफिट सारा वो कमा लेगा। हालांकि ये 10 वाली चीज सऊदी किंग के होते हुए मार्केट में कितने की हो गई थी? 15 की हो गई थी। तो ये सऊदी किंग प्री वाली अर्निंग में जान पैदा कर रहा है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि स्टॉक का ग्रॉस प्रॉफिट टाइप कोई चीज बुक हो रही है और आपको इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड मना करता है कि फोरसीन गेन्स रिकॉर्ड नहीं करने। 10 वाली चीज बाजार में अगर 15 की बिकनी है तो आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। लेकिन IFRS 3 और 10 जो कि कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है वो कहते हैं फोरसीन गेन ना। इसको सोचो, ये सऊदी किंग ने 10 रुपए वाली चीज खरीद के रखी हुई थी, जैसे सऊदी किंग ने कोई 10 रुपए वाली लैंड खरीद के रखी हो और जब सऊदी किंग जा रहा हो वो 20 रुपए की हो गई हो, तो सऊदी किंग तो कहेगा ना मेरी चीज 20 रुपए वाली है। तो सऊदी किंग ने 10 रुपए वाली इन्वेंट्री खरीद के रखी हुई थी और जिस दिन जा रहा था उस दिन 15 की हो गई थी। तो इस 15 के 5 पे किसका हक है? सऊदी किंग का हक है। तो जब सऊदी किंग का हक है तो सऊदी किंग की इक्विटी में जान पैदा करें ताकि वो अच्छी प्राइस आपसे मांग सकें। इस ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्टिव ये होता है। क्लियर होगी बात? तो ये एडजस्टमेंट तो कई दफा क्लास में की हुई है। तो बुक वैल्यू को किस पे ले गए? फेयर वैल्यू पे। कितना सरप्लस आ गया? इन्वेंट्री डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। On acquisition dates, the carrying value of subsidiary assets was equal to fair value except a value of plant which was impaired by 3 million. तो अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दिया, डायरेक्ट इंपेयरमेंट लॉस दिया। ये ऑन एक्विजिशन डेट वाला या आफ्टर एक्विजिशन डेट वाला? आफ्टर एक्विजिशन डेट वाला तो कोई लॉसेस शायद SRE में जाए, ये सोचने की बात है। लेकिन ये तो ऑन एक्विजिशन डेट वाला है, तो ये कहां जाना है? वर्किंग वन में जाना है। तो इंपेयरमेंट लॉस इसका नाम है, तो मैं नाम बदल नहीं रहा, ठीक है। लॉस है, रिवोल्यूशन लॉस नहीं, इंपेयरमेंट लॉस है। किसके ऊपर? PP के ऊपर। कितना लॉस है? तो ये तो सरप्लस था और ये 3 का क्या है? लॉस। कौन सा लॉस? इंपेयरमेंट लॉस। बुक करेंगे लॉस। इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन, बोले 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 बोले। इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड PP जी अमाउंट। बल्कि एक सवाल हमने किया था जिसमें पहले हमने रिवोल्यूशन लॉस बुक किया था और बाद में इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था। दोनों लॉस हमने कैलकुलेट करके देखे थे। असल में हमने सऊदी किंग को जाके कहा भाईजान ये प्लांट पे से कपड़ा उठाओ। सऊदी किंग ने कपड़ा उठाया, आवाज आई ची। हमने कहा ये प्लांट में तो कोई जान नहीं है सऊदी किंग, तेरे जाने के बाद मैं प्लांट बेचूंगा, मुझे नुकसान हो जाएगा, चल बर्दाश्त कर इस नुकसान को। अब ये प्लांट प्लूंट बिक के नुकसान नहीं बर्दाश्त होते, ये बस रिकॉर्ड कर लेंगे हम लॉस, ताकि सऊदी किंग की इक्विटी के अंदर जान खत्म हो। इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट, ये लॉस असल में ना अर्निंग को कम करा होता है। इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट जी, और PP क्रेडिट -3। ये दोनों एंट्रीज हमने की हुई है पहले, A भी की हुई है, B भी की हुई है। क्या? नहीं लैंड तो नहीं, मैं तो PP की बात कर रहा हूँ ना, प्लांट की। वो तो वह मिसाल दे रहा था लैंड की एक, हमारी तो इन्वेंट्री है। हाँ 1 मिनट पूछो फिर। नहीं। अच्छा एक बात याद रखिएगा भाई, एक्विजिशन डेट पे ना डेटर में गेन लॉस आ जाए तो उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं कहना। एक्विजिशन डेट पे इन्वेंट्री में लॉस आ जाए उसको NRV लॉस नहीं कहना। एक्विजिशन डेट पे डेटर में गेन लॉस आए उसको रिवोल्यूशन सरप्लस रिवोल्यूशन लॉस कहना है। या ये 16 नहीं है, या IFRS 3 और 10 पढ़े हम। एक्विजिशन डेट पे इन्वेंट्री पे गेन लॉस आए उसको आपने क्या कहना है? रिवोल्यूशन सरप्लस रिवोल्यूशन लॉस। किसी चीज पे भी गेन लॉस आ जाए तो उसको रिवोल्यूशन सरप्लस रिवोल्यूशन लॉस कह दें, या कोई प्लांट वगैरह तो इंपेयरमेंट लॉस भी कह दें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसको IAS 16 वाला सरप्लस लॉस नहीं समझना, यह IFRS 3 वाला सरप्लस लॉस है। तो इसलिए मैंने कहा था इन्वेंट्री की एंट्री भी वही हुआ करेगी जो PP की होती है, या जो लैंड की होती है, बिल्डिंग की होती है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट और रिवोल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। अच्छा
एक स्टैंडर्ड हमने पढ़ा नहीं हुआ, दैट इज IAS 37। इससे पहले आप मुझे बता दें, एनी एसेट whose carrying amount is ₹0 always and but have a fair value for consolidation purpose and has a fair value for consolidation, लेकिन उसकी fair value जरूरी होती है consolidation के लिए। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, और सोचें बाकी लोग, इसने बता दिया। ऑलवेज जीरो मैंने बोला, और मैं बड़ी वसूख से बात कर रहा हूं, ऑलवेज दैट हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ जीरो। internally generated brand of subsidiary, internally generated method of subsidiary, internally generated customer list of subsidiary, internally generated publishing title of subsidiary। ये चार चीजें थी जिसको IAS 38 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने से मना कर दो। तो एनी एसेट का नाम मुझे आपने बताना है, बोलें। हाँ, वो भी इंटरनली जनरेटेड ब्रांड मैस्टेड पब्लिशिंग टाइटल ऑफ सब्सिडरी। एसेट आपने बता दिया, लाइबिलिटी मैं बताऊंगा क्योंकि अभी हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं हुआ। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एनी लाइबिलिटी हुज कैरिंग अमाउंट इज ऑलवेज जीरो बट हैव अ फेयर वैल्यू फॉर कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यार कंसोलिडेशन में तो हमने उल्टा के चीजें बदल ही दी है ना, जमीन आसमान का फर्क डाल दिया है। 10 रुपए की इन्वेंट्री को उठा के 15 रुपए पे ले गए हैं। IAS 2 रो के थक गया था कि 10 रुपए की इन्वेंट्री को 15 पे ना लेके जाना, 10 रुपए की इन्वेंट्री को 8 पे ले जाओ, 7 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, 10 रुपए की इन्वेंट्री को 15 पे लेके जाने की कोई तुक नहीं है। लेकिन IFRS 310 के अंदर तो पूरी कहानियां बदल गई हैं, क्योंकि डील होने लगी है तो डील फेयर वैल्यूज के ऊपर ही होगी। डील जो है वो सऊदी किंग के साथ बुक वैल्यूज पे चीजों की नहीं हो सकती। तो IAS 2 शू और IAS 38 तो लगने ही बंद हो गए हैं अब। तो सारी चीजों को उठा के बुक वैल्यू से कहां लेके जाना पड़ा है हमें, फेयर वैल्यू के ऊपर। सारे स्टैंडर्ड्स की धज्जियां बखेर दी हमने। ये मोहतरम है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इट इज only disclosed in financial statements and no journal entry is passed in separate financial statements। contingent liability क्या होती है? contingent liability ये होती है, contingent liability क्या होती है? contingent liability ऐसा कोर्ट केस होता है जिसमें लूज करने का चांस कम हो। IAS 37 में हम पढ़ेंगे, केस में लूज करने का चांस कम है ना तो लाइबिलिटी बुक ना करो। समझ आ रही है बात? केस लूज करने का चांस, आपके खिलाफ किसी ने केस कर दिया, आंखें बंद करके सोचें, आपके खिलाफ किसी ने केस कर दिया और लूज करने का आपका कोई चांस नहीं है, कोई एंट्री बताएं ना करें, डिस्क्लोज कर दें यूजर को, यार बड़ा मसला हो गया है, बंदे आए थे बंदे लेके और उन्होंने हमारे खिलाफ क्या कर दिया, केस कर दिया। और केस इस बात के ऊपर किया है कि ये कॉलेज के अंदर ये बच्चे बाहर खड़े होते हैं और गप्पे मार रहे होते हैं और सड़क और ये और वो और सर्विस लेन और ये और वो, इस किस्म का हमारे खिलाफ केस हो गया, कॉलेज वाले कह रहे हैं। लेकिन हमारे केस हारने का इंशाल्लाह कोई चांस नहीं है, हम जीत ही जाएंगे, हम सड़क ही पूरी करा लेंगे तो हम जीत जाएंगे, हमारे केस हारने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसे कोर्ट केसेस जिनको IAS 37 ये कहेगा कि हारने का चांस क्या है, कम है। एक हमने पढ़ी थी कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, वो कुछ और थी, वो ये थी, बिल्कुल वो और बात थी, वो जमीन आसमान का फर्क था। वो ये था कि सऊदी किंग अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें और पैसे दे देंगे, सब्सिडरी ने बुरा परफॉर्म किया तुम्हें पैसे नहीं देंगे। डू नॉट मिक्स इट, इसके साथ मिक्स ना करें। ये IAS 37 है, ये वाला ऊपर वाला IAS 38 था, ये IAS 37 है। IAS 37 एक स्टैंडर्ड है जो क्या कहेगा, जल्दी बताएं, केस हारने का चांस कम है तो जर्नल एंट्री ना करो, केस हारने का चांस ज्यादा है तो जर्नल एंट्री कर लो। एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू दुश्मन क्रेडिट, अगर केस हारने का चांस है तो एंट्री करो एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू दुश्मन क्रेडिट। लेकिन अगर जज साहब या लॉयर की बातों से आपको लग रहा है कि आप इंशाल्लाह केस नहीं हारेंगे तो IAS 37 क्या कहेगा, कोई एंट्री
लेकिन कुछ ना कुछ यूजर को बता तो देना कि मसला पुसला है, फड्डा हो सकता है। तो ये सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। लेकिन कंसोलिडेशन पर्पज में इस कोर्ट केस की भी क्या लगवाई जाएगी, फेयर वैल्यू, जो किताबों में क्या हुआ होगा, सिर्फ डिस्क्लोज, किताबों में डिस्क्लोज हुआ होगा, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पज के लिए हमें उसकी फेयर वैल्यू लगानी पड़ेगी। नोट कर लें कोर्ट केस की, कि हमारे ख्याल से लॉयर को कितने पैसे देने पड़ेंगे। जाने मैच क्रिकेट का, अच्छा चलो, अच्छा आना तो चाहिए, मुझे भी ले जाओ। किधर जा, क्या जी, हॉस्पिटल जाना है? आपको बंदा इसके साथ भी जाएगा। अच्छा किसको, अभी आंते दे। हाँ, रिवोल्यूशन लॉस डेबिट डेटर क्रेडिट, एडजस्टमेंट आई थी और हमने की थी, मैं आपको दिखाता हूं भाई। ये इन्वेंट्री वाली एडजस्टमेंट, और ये अगर आपको भूल रही है ना तो थोड़ी देर में मैं आपको भूल जाऊंगा। फिर ये अगले दिन आप कहेंगे ये तो हमने किसी और की क्लास में एडमिशन कराया था। अच्छा, तो ये भाईजान मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप कहते हैं तो आपके घर आके मैं आपको बता देता हूँ कि ये ना होमवर्क साथ साथ करें, ऐसी बातें ना करें, सबके सामने बुरा लगता है। मुझे दोबारा बातें करते हुए शर्म सी आती है। ये हमने सवाल किया था क्लास के अंदर, और अगर आपको वो सवाल याद नहीं आ रहा, मेरी तो बातें खत्म नहीं, सवाल नहीं निकलना। और उसके बाद गैलेक्सी वाला सवाल आपको होमवर्क में दिया था। ये जी भाईजान सवाल किया था हमने क्लास में, ओह माशाल्लाह, ये तो होमवर्क का था, होमवर्क में भी आपको सवाल दिया था, और क्लास वर्क के अंदर हमने ये सवाल किया था। क्वेश्चन 15, अल्लाह का शुक्र है एंट्री भी लिखी हुई है। 12 रुपये वाली इन्वेंट्री 6 रुपये की हो गई थी, और प्रोविजन फॉर बैड डेट के अंदर भी इंक्रीज आई थी। तो मैंने 12 रुपये की एंट्री 6 रुपये की होने की एंट्री कराई थी, एंड रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और 15 से 24 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ रही थी। तो मैंने कहा था प्रोविजन क्रेडिट कर दें 9 रुपये से, और रिवैल्यूएशन लॉस का नाम रखें, इसका और कोई नाम ना रखें क्योंकि इस पे कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड के रूल लगेंगे। और मैंने कहा था प्रोविजन की जगह बेहतर है कि डेटर अकाउंट का लफ्ज़ यूज़ कर लें, फिर आपको पोस्टिंग आसान हो जाएगी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि रिवैल्यूएशन लॉस डेटर में और रिवैल्यूएशन लॉस इन्वेंट्री में मैंने आपको करवाया हुआ है, और करवा के आपको होमवर्क के अंदर भी दिया था। 112 वाली 62 में जा रही थी, और 15 वाली 24 पे जा रही थी। तो यही इन्वेंट्री और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट हमने पहले की हुई है। खैर, पानी। अच्छा, अब इसकी एंट्री इतनी आसान है कि आई होप कि 90% बच्चे इसकी एंट्री बता देंगे। पॉइंट सी की, कुछ भी नहीं, 0 और 6, 0 6 के साथ लेके 0 6 के साथ कैरिंग अमाउंट, 0 कैरिंग अमाउंट 0 एक्सेलेंट। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, केस हारने का लिटिल चांस, उर्दू में ये तर्जुमा बनेगा ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट होती है डिपेंडेंट, जज के फैसले के बाद ही पता चलेगा। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड, एंट्री नहीं हुई, एंट्री नहीं हुई, बल्कि यहां लिखा होना चाहिए था, क्योंकि आपने IAS 37 नहीं पढ़ा हुआ ना, इसलिए यहां लिखा होना चाहिए था इज जस्ट डिस्क्लोज्ड। ये जस्ट क्या हुई है, सिर्फ किताबों में डिस्क्लोज हुई है। इफ इट इज डिस्क्लोज्ड देन प्लीज कट द 9, और 9 क्यों मैं कट कर रहा हूं, इंशाल्लाह IAS 37 में पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे ओ अच्छा 9 की तो कोई एंट्री नहीं हुई होगी। जैसे मैंने आपको कहा था इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की नहीं हुई, आपने कहा हाँ IAS 38 हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप IAS 37 पढ़ने के बाद कहेंगे अच्छा ये 9 तो डिस्क्लोज ही हुआ है ना सर, सिर्फ हमने तो इसकी जनरल एंट्री सोचनी है। तो बता दें 9 धोखा है, 9 धोखा है, 9 पंजाबी वाली 9 नहीं अच्छा ये 9 रुपए क्या है, धोखा है, 9 धोखा है। तो कैरिंग अमाउंट
0, लेकिन फेयर वैल्यू क्या है इसकी? 6। बताएं जी, लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई कितने से? 6 से। वर्सेस वाली कैलकुलेशन कर लेना, 0 से 6 पे लेके जाना है। और डेबिट एक्सपेंस इन वर्किंग, लॉस इन वर्किंग 1 कर दें, जो मर्जी नाम रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वर्किंग 1 में लेके जाना है। एक्सपेंस इन वर्किंग 1 डेबिट एंड लाइबिलिटी क्रेडिट। इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इट इज ओनली disclosed in separate financial statements. It is only disclosed in separate financial statements and no journal entry is passed in से। तो 9 रुपए तो धोखा है, वो तो हमने बताया हुआ है, हमारा ख्याल है शायद 9 देने पड़े, लेकिन जर्नल एंट्री हमने कुछ नहीं की हुई। कैसे पता चला? डिस्क्लोज किया हुआ है सिर्फ। आप बता दें ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड टाइप कोई चीज है जो किताबों में नजर नहीं आ रही, लेकिन हमने लेके किस पे जानी है? बताएं। यहां से बस यहां ये नहीं लिखना, नो नहीं लिख देना गलती से। ओहो अच्छा इधर आना, तो यहां आपने नो नहीं करना इसको। तो 0 को 6 पे लेके चले जाएं, तो 6 का क्या आ जाएगा? आपको पता है लाइबिलिटीज बढ़ने से लॉस आता है, लाइबिलिटीज बढ़ने से लॉस आता है। एंट्री बताएं। एक्सपेंस इन वर्किंग 1 डेबिट, एक्सपेंस इन वर्किंग 1 डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से? 6 से। पोस्ट करें जी, कितना? एक्सपेंस इन वर्किंग 1 डेबिट एंड लाइबिलिटी क्रेडिट। नोट कर लें ये। और बड़ा बड़ा सा लिख लें, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट क्या होती है? 0। यार पानी ला दो, ये जग ले जो। यार वो इसी चलाओ ना भाई, स्टूडेंट्स ने बंद किया हुआ है तो स्टूडेंट चला दे। डेंट्स ने बंद किया हुआ है ना। फेयर वैल्यू अगर लाइबिलिटी है ना, ये मोहतरम ये दोनों एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटी है। आपने फीस देनी थी 10 रुपए, कॉलेज वालों ने कहा 10 मिलियन दो। खुशी होगी कम होगा? लाइबिलिटी बढ़ने से तो कम होता है ना। अब फील हुआ जाके आपको अंदर से। कैरिंग अमाउंट हमेशा 0 है। हाँ तो 11 रुपए का लॉस आता। अच्छा भाईजान, मैंने तो काली पट्टी के नीचे वाली बातें बतानी थी, आपने तो मुझे चिट्टी वाली बातों के अंदर ही टाइम लगवा दिया है। मैंने तो काली पट्टी के नीचे वाली बातें बतानी थी। देख लें सारे पानी कैसे डलता है यार। तो एडजस्टमेंट काली पट्टियां, जज़ाकल्लाह भाई। उस क्लास में 3 बच्चे बैठे हुए हैं, आपको कितने नजर आ रहे हैं? 5? पूरी क्लास उतनी नहीं गए, इसमें मसला है। पाँव देख के आए, सीधे हैं उल्टे हैं? वो बकर कैमरा करें जरा, वो क्लास दिखाएं, कैमरा उल्टा करें, हाइब्रिड क्लास दिखाएं। नहीं हो सकता, पूरा उल्टा नहीं हो सकता, ये उल्टी नहीं हो सकती ये। अच्छा चलो यार, अब पेपर में इन चीज़ों पे टाइम ना लगाना जितना टाइम आपने ज़ाया कर दिया है। बस इनको एक दफ़ा पढ़ लें और डायरेक्ट इनकी पोस्टिंग बता दें। इन्वेंट्री की बुक वैल्यू 10 है। सऊदी किंग ने कहा मेरे जाने के बाद तुमने 15 की बेच देनी है, तो ऐसा करो 5 का सरप्लस मुझे दे दो। तो 5 के सरप्लस की एंट्री बता दें क्या होगी? इन्वेंट्री
डेबिट और सरप्लस, ये हमने बुक कर लिया सरप्लस। अच्छा, द वैल्यू ऑफ प्लांट वॉज इम्पेयर्ड बाय 3, हमने कंसोलिडेशन पर्पस के लिए प्लांट को इंपेयर कर लिया, सब्सिडरी ने इंपेयर नहीं किया हुआ था तो हमने इंपेयर कर लिया। इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड पीपी। एक बार याद रखिएगा, जो चीजें वर्किंग वन में जाती है ना, एक वैसे हिंट दे रहा हूं, वो वर्किंग 5 में कभी नहीं जाती। वर्किंग 5 में एसआरई टाइप चीजें जाती हैं, वर्किंग 1 टाइप चीजें कभी नहीं जाती हैं वर्किंग 5 में। और अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी विच वॉज रिकॉर्डेड इन बुक्स एट ₹0 बट हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 6, so expense debit in working one and liability credit। ये हमने इम्पेयरमेंट लॉस किस दिन रिकॉर्ड किया है? नहीं, मुझे डेट बताओ ना। 1 अप्रैल। ये हमने इम्पेयरमेंट लॉस किस दिन रिकॉर्ड किया कंसोलिडेशन पर्पस के लिए? 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल कौन बोल रहा है? काली पट्टी के नीचे इसने चाती मारी है यार, ये चाहता है पूरा, तो क्या कर रहे हैं यार? 2 अप्रैल कहां से हो गया? काली पट्टी के नीचे से देख रहा है, यानी काली पट्टी के नीचे से देख रहा है। खुदा का खौफ कर यार, कहां से 2 अप्रैल नजर आया? कहीं 2 अप्रैल नजर आ रहे व्हाइट बोर्ड पे? हद होगी यार। अच्छा बस कर जाएगा ना, हर वक्त फैसलाबाद बनाया होता है। अच्छा ये बताएं, ये एंट्री वर्किंग 1 के एतबार से हमने किस दिन की है? 1 अप्रैल को। सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगले दिन, हम तो 1 अप्रैल को ये एंट्री कर चुके हैं, सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगले दिन ये एंट्री कर ली। बाप सुबह एंट्री करके जाए, सुबह 1 अप्रैल को, बेटा 2 अप्रैल को आके वही एंट्री कर दे। बेटे को चित्र पढ़ने चाहिए ना, बेटे को चित्र पढ़, बाप को कुछ नहीं कहना, बाप तो प्यार करेंगे, बेटे को चित्र पढ़ने चाहिए। बाप क्या कहेगा? मैं तेरा बाप हूं, मैं 1 अप्रैल को ये करके गया था, तूने दोबारा क्यों 2 अप्रैल को कर दी? मुझे बताएं किसने ये एंट्री कर ली है? पहले जरा ये बता दें, अगली बात तो बाद में है। सब्सिडरी ने। हमने तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कर लिया ना ये एंट्री, सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट में भी ये एंट्री कर ली है। अब सब्सिडरी को कहीं रिवर्स करें या हम अपनी वर्किंग 1 में जाकर रिवर्स कर लें? सोच लें। अब गेम ऑन होने लगी अगली तीनों एडजस्टमेंट्स में। भाईजान आपकी टेंशन चाहिए। अब सब्सिडरी को कहें कि ये रिवर्स करो, या हम वर्किंग 1 में रिवर्स कर दें इस एंट्रीज को, ताकि गुडविल शुडविल सारी हिल जाए दोबारा। ना, सऊदी किंग तो चला गया 1 अप्रैल को। इन एंट्रीज को अब हराम है छेड़ना, वर्किंग 1 को आप नहीं टच कर सकते। इफ इट इज डन सो डन। सऊदी किंग के मौजूदगी में ये सारी एडजस्टमेंट्स तय हुई हैं, इन पे कोई इख्तलाफ राय नहीं है। हाँ, सब्सिडरी को खुद ख्याल आ गया कि मैं इस प्लांट को क्या कर लूं, अल्लाह का शुक्र है इसने रिमेनिंग लाइफ सवाल में नहीं दी हुई, रिमेनिंग लाइफ देनी बनती भी नहीं थी, कि हमने भी इंपेयर कर लिया, उसने भी इंपेयर कर लिया। तो जब वो इंपेयर कर चुका है तो फिर डेप्रिसिएशन वो सही रिकॉर्ड कर रहा है, डेप्रिसिएशन का तो फटा ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बता दें, हम सही करें या सब्सिडरी को सही? हम अपनी कंसोलिडेशन पर्पस के लिए वर्किंग 1 में दोबारा उल्टाएं, या सब्सिडरी से रिक्वेस्ट करें तो उल्टा दे? सब्सिडरी से रिक्वेस्ट करें तो उल्टा दे। क्यों? हमने वो एंट्री जो वर्किंग 1 में कर ली, वो सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कर ली। मुझे तो लग रहा है इस तक भी 3 माइनस हो चुका हुआ है, माने ना माने सोचें। मुझे तो लग रहा है इस 54 तक भी 3 माइनस हो चुका है। सोचें क्यों? इट हैज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड बाय, हमने तो करनी थी 1 अप्रैल को, मुझे ना रोकिएगा 1 अप्रैल से करने से, बाप है हमने तो करनी थी फॉर पर्पस ऑफ कंसोली। पहली वाली क्लासें याद है कि पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो पेरेंट के अकाउंटेंट को भेजी जाती हैं, फिर पेरेंट का अकाउंटेंट एक कंसोलिडेटेड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो ये पेरेंट के अकाउंटेंट ने जो कंसोलिडेटेड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी शुरू की है, इसमें इसको ना रोकिएगा किसी चीज से। आप बताएं क्या रिक्वेस्ट है मेरी कि कौन क्या कर ले? वो काम बोले जो काम हम वर्किंग 1 में कर चुके हैं। ये लफ्ज मैंने इस पट्टी को भी हटा के बुलवाना है, इस पट्टी को भी हटा के बुलवाना है।
जो काम हम वर्किंग वन में कर चुके हैं, अगर वो काम सब्सिडरी भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर ले तो हम रिवर्स करें या सब्सिडरी को रिवर्स करें? अच्छा मुझे बताएं जरा, सब्सिडरी को रिवर्स कैसे करवाएं? इम्पेयरमेंट लॉस उल्टाने की एंट्री को बंदा बता सकता है क्लास में? नहीं, पहले मुझे P&L टाइप को एंट्री बताने की कोशिश करें। इम्पेयरमेंट लॉस उल्टाने की एंट्री, यार ये देखो ना, उल्टाने की एंट्री, पीपी डेबिट और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। लेकिन 2 अप्रैल का मतलब है आफ्टर एक्विजिशन। 2 अप्रैल का क्या मतलब है? आफ्टर एक्विजिशन वाली एडजस्टमेंट्स कहां जाती हैं, वर्किंग वन में या एसआरई में? एसआरई में। तो इसको काट के हम क्या लिखेंगे? एसआरई। कितने रुपए से? 3 रुपए से। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, इससे खुशी होगी? सर खुशी कौन सी बुक कर रहे हो भाई? खुशी कोई नहीं, उसने गम बुक किया है, उससे मैं उल्टा रहा हूं। अच्छा, इस तरह की एडजस्टमेंट ना आई कैप में 3 दफा आई हुई है। इस तरह की एडजस्टमेंट, जो काम हम कर चुके हैं वो सब्सिडरी ने भी कर लिया, तो सब्सिडरी को हम कह दिया करेंगे उल्टा दो। इस तरह की एडजस्टमेंट 3 दफा आई हुई है, लेकिन 3 डिफरेंट अटेम्प्ट्स में आई हुई है। तो मैंने उन तीनों को यहां इसलिए इकट्ठा किया है ताकि एक ही रिदम में ये सारा कॉन्सेप्ट हमें पक्का हो जाए। ये एडजस्टमेंट अगर आप कर देना तो कमाल हो जाए। एक मिनट, अगर कोई नोट करे यार, कैमरा उधर करो। 2 अप्रैल है या यकम अप्रैल है? 2 अप्रैल है। तो प्री यानी प्री वाली कोई एडजस्टमेंट है या यकम अप्रैल के बाद वाली है? बाद वाली। और आपको पता है क्लोजिंग माइनस प्री पोस्ट वाली एडजस्टमेंट इधर होती हैं, तो इसलिए पीपी डेबिट और एसआरई क्रेडिट। ना हाँ हाँ हाँ, बेहतर बेहतर है। चलिए नोट करें, रिदम रहेगा ना। हाँ जी भाई, आप अगली एडजस्टमेंट पढ़ के इस पे जान मारे हो? आपसे अगले वाले भाई, अगले अगले तो पीछे क्यों दिख रहा है? अगले वाले भाई सिर्फ अपने हाथ को थोड़ा सा आगे करें। हाँ, इनको। वो खुदा के लिए, ये पेरेंट टू सब्सिडरी या सब्सिडरी टू पेरेंट वाली कोई चीज नहीं है, ना P2S वाली चीज है ना S2P वाली चीज है। अनसोल्ड के चक्कर में ना पड़िएगा। मुझे तो लग रहा है यहां सोल्ड को देखना पड़ेगा, अनसोल्ड को नहीं देखना पड़ेगा। ओके, इधर देखें जी। ये 5 आइटम्स हैं, ऐसी मिसाल दे रहा हूं। तो ये हमारी कोई 100% इन्वेंट्री टाइप चीज़ है, तो ये शायद 80% इन्वेंट्री टाइप की चीज़ है, और ये 20% इन्वेंट्री। ठीक है, मैं इसके ना 2 स्टेटस आपको बना के देने लगा हूँ, दोनों व्हाट्सएप पे लगाने हैं। यकम अप्रैल 2017 का, 31 दिसंबर 2017 का। सऊदी किंग आया, सऊदी किंग ने कहा भाईजान ये चीज़ें 10 रुपए की मैंने ख़रीद के रखी हुई हैं, और अगर आज मैं बेच दूँ ना तो मैं 15 तो आराम से कमा सकता हूँ। यकम अप्रैल को कह रहा है वो, आज मैं बेच दूँ ना तो 15 तो आराम से कमा सकता हूँ। यानी हर चीज़ पे फ़र्ज़ कर लें 1-1 रुपया। कुछ समझ आ रही है बात? 10 रुपए की चीज़ 15 रुपए की बेच दूँ तो हर चीज़ पे 1-1 रुपया कमा लूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो 10 रुपए की खरीदनी हुई है, मैं सारी 15 रुपए की बेच सकता हूँ, यानी हर चीज़ पे प्रॉफिट कितना कमा सकता हूँ? 1-1 रुपया। तो ऐसी सूरत में हम
सऊदी किंग की रिक्वेस्ट के ऊपर वर्किंग वन में एक एडजस्टमेंट करेंगे, सऊदी किंग की अर्निंग को बढ़ाएंगे। कितने रुपए से बढ़ाएंगे? 5 रुपए से। असल में ये जीपी है, असल में ये जीपी था, ग्रॉस प्रॉफिट था, क्योंकि चीजें बेचने पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। 10 रुपए की चीज 15 की बेचोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये जीपी था जो सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक होना था सऊदी किंग के जाने के बाद, लेकिन हमें कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड ने मजबूर किया, फोरसीन जीपी को बुक करो फोरसीन जीपी को बुक। जो काम हमने वर्किंग वन में कर दिया वो सब्सिडरी ने भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर दिया। जब सब्सिडरी के पास हम गए तो पता चला साल के एंड पे उसके पास सिर्फ 20% इन्वेंट्री पड़ी है। हमने कहा सब्सिडरी 31 दिसंबर को ये कहां गई, ये कहां गई, ये कहां गई? सब्सिडरी ने कहा बिक गई। हमने कहा इसका मतलब है एक 4 का प्रॉफिट तुमने बुक भी कर लिया है। उसने कहा हाँ मैंने भी 4 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। मैंने कहा हमने तो वो ऑलरेडी कंसोलिडेशन पर्पस के लिए बुक कर लिया हुआ था। उसने कहा मैंने तो बेचना था, मैंने तो बुक करना था, क्योंकि तुम्हारे कंसोलिडेशन की वजह से चीजें 10 पे 15 गई थी। मैंने IS2 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाया हुआ है, मैं अपनी चीजें 10 से 15 पे सेपरेट बुक्स में नहीं लेके गया था। तुम सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए 10 से 15 पे चीजें ले गए थे। मैं तो IS2 फॉलो करती हूं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैं अपनी चीजें 10 से 15 पे नहीं लेके गई थी, मैंने चीजें 10 पे ही रखी थी, और वो 10 वाली जो चीजें थी 15 की बेचनी थी। तो इसका मतलब है 5 का प्रॉफिट कमाना था, 5 के प्रॉफिट में से 20% प्रॉफिट अभी तक मैंने नहीं कमाया, वो मेरे स्टॉक में पड़ी हुई है। 80% मैं कमा के बुक कर चुकी हूं। तो मुझे बता दें क्या 80% प्रॉफिट सब्सिडरी के जीपी में पड़ा होगा? बोले ना, किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? सेपरेट में, जिसको हम 1 अप्रैल को कंसोलिडेशन पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर चुके। तो वही उर्दू का फिक्रा बोल देते हैं, जो काम पेरेंट 1 अप्रैल को कर चुका है, अगर सब्सिडरी 1 अप्रैल के बाद कर ले तो पेरेंट को कहीं कंसोलिडेशन पर्पस वाली रिवर्सल डाले या सब्सिडरी को कहीं रिवर्सल डाले? मुझे बताएं प्रॉफिट उलट कैसे सकता है? प्रॉफिट डेबिट और दूसरा इफेक्ट किस पे जाना है? इन्वेंट्री चल रही है ना, प्रॉफिट डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। 100% ये एंट्री उलट जाएगी। असल में जो उसने ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा उसे हम कम कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और बोले इन्वेंट्री। बट जरा सोच के थोड़ा सा बताएं कि अनसोल्ड देखें या सोल्ड देखें, उसने प्रॉफिट किस पे बुक किया होगा? जो बेचा होगा या जो अभी तक बिका नहीं? जो बेचा होगा। पड़ा कितना था? 10 मिलियन। बिक कितने का सकता था? 15 मिलियन। प्रॉफिट कितना आ सकता था? 5 मिलियन। 5 मिलियन का कितना प्रॉफिट बुक कर लिया और कितना फिर कभी करेगी? 5 मिलियन का 80% 4 इसने बुक कर लिए, बाकी अगले साल बुक करेगी और हम वो अगले साल रिवर्स करेंगे। बाकी वो अगले साल बुक करेगी और हम अगले साल रिवर्स करेंगे। इस एडजस्टमेंट में सोल्ड का प्रॉफिट उल्टाया जाता है, अनसोल्ड का प्रॉफिट नहीं उल्टाया जाता, क्योंकि अभी बिका नहीं था फिर भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब पूछो सवाल। यहां से समझ नहीं आया तो कोई नहीं, इंशाल्लाह 5 मिनट और लगा लेते हैं, दोबारा समझ लें। मुझे ये बताएं 1 मिनट बस, यहां युवा को छोड़ें। IS2 क्या कहता है? 5 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लूं? नहीं। कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कहता है कि प्रॉफिट बुक करो। तो यहां यूं से समझ नहीं आया तो उसको छोड़ें। कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड कहता है प्रॉफिट बुक करो। एसेट का नाम बताएं। इन्वेंट्री कहते हैं इन्वेंट्री डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। अच्छा, मुझे तो ये जीपी ही फील हो रहा है। कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड जो मर्जी इसका नाम दे दे, सोचें जरा, जीपी टाइप की चीज़ है ना। 10 रुपए की चीज़ें 15 रुपए की बिकनी है तो जीपी टाइप चीज़ है। ये जीपी कितना बना? 5।
ये किसने बुक कर लिया? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट के अकाउंटेंट ने बुक कर लिया सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छेड़े बगैर। सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यकम अप्रैल को ये स्टॉक स्टिल किस पे रखा होगा? 10 रुपए पे। जब सब्सिडरी को कोई सेलर आया इसके पास बायर आया इसके पास, वो चीजें खरीदने लगा, तो सब्सिडरी ने इसमें से 80% चीजें बेच दी। अब अगर सब्सिडरी ने इसमें से 80% चीजें बेच दी तो सब्सिडरी के पास स्टिल कितनी पड़ी हैं? सब्सिडरी ने कितनी चीजों पे प्रॉफिट रियलाइज / रिकॉर्ड कर लिया है? उस 5 को पकड़ लें, बस डायग्राम मेरी छोड़ दें। सब्सिडरी ने कितनी पे प्रॉफिट बुक कर लिया है? 4 पर। 4 का प्रॉफिट, 4 पर नहीं मादर, 4 का प्रॉफिट सब्सिडरी ने क्या कर लिया? बुक कर लिया। कितना प्रॉफिट ऐसा है जो सब्सिडरी बुक नहीं कर सकी क्योंकि इसकी चीजें बिकी नहीं? 20%। 1 का प्रॉफिट। ये 1 का प्रॉफिट सब्सिडरी कब बुक करेगी? इस साल या अगले साल बिकने पे? जब अगले साल वो बिकेगा तो वो भी हम रिवर्स कर लेंगे। तो फिलहाल इस 4 को मैं क्या करूं, वो मैं भी रिकॉर्ड कर चुका प्रॉफिट, सब्सिडरी भी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरी ने क्या एंट्री की होगी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? कैश डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये एंट्री करके ऑटोमेटिकली इसने अपना जीपी बुक कर लिया होगा। तो जो सब्सिडरी जीपी बुक कर चुकी है उसको मैं क्या कर दूं? सब्सिडरी को कंसोलिडेशन पर्पस के लिए ये रिवर्स कर दूं, ये सोचते हुए कि सेपरेट किताबों में उसने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया है? 80%। तो इस 4 रुपए की उल्टाने की एंट्री जरा बता दें। इन्वेंट्री क्रेडिट और ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट। और खुदा ना खास्ता अगर P&L का सवाल आ गया तो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या डेबिट होगी इसकी जगह? कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन फिलहाल बैलेंस शीट का सवाल है तो किसको मजबूर करें? ऐसा डेबिट इन्वेंट्री। अच्छा, उर्दू का फिक्रा वो दोबारा बोल दें। जो काम हमने कंसोलिडेशन पर्पस के लिए यकम अप्रैल को कर लिया और सब्सिडरी ने वो काम यकम अप्रैल के बाद कर लिया, तो सब्सिडरी को रिक्वेस्ट करें ये तुझे काम नहीं करना चाहिए था, इस काम को तू क्या कर ले? रिवर्स कर ले। प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री, जीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कितना उसने प्रॉफिट बुक किया है? 5 बुक किया है। 5 का 100% बुक किया है। फिलहाल 5 का कितने % बुक किया है? 80%। 4। और अगले साल इंशाल्लाह जीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 1 रुपए से और हो जाएगा। इसकी जगह क्या लिख दूं? एसआरई। करवाएंगे एंट्री एसआरई डेबिट। जीपी उल्टाना है, जीपी रिवर्स और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये दोनों एसी किसने बंद कर दिए हैं? यार दोनों बंद कर दिए हैं तूने, चला दे यार। अच्छा, ऐसे करके रिमोट किया था बंद। चलें भाईजान, आखिरी एंट्री खुदा के लिए खुद कर दें। हाँ, अच्छा, अब इस साइड से अगर आपने सोचना है तो इस साइड से सोच लें। थोड़ा टाइम फिर भाई लगवाना चाह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो किया उसे उल्टा दिया करें, लेकिन भाई टाइम लगवाना चाह रहे हैं वो मैं लगा देता हूँ। असल में अब इधर 1 रुपया पड़ा रह गया इन्वेंट्री के अंदर। ये 1 रुपया इंशाल्लाह अगले साल रिवर्स हो जाएगा। अगले साल की एंट्री होगी जीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। जी मोहतरम, अच्छा अभी तक आप क्या फील कर रहे हैं? सब्सिडरी ने जितना काम किया हम उतना क्या कर रहे हैं? रिवर्स करें। सब्सिडरी ने 3 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया, हमने कहा यार उल्टा दे। सब्सिडरी ने 80% इन्वेंट्री बेची, हमने कहा यार उल्टा दे, हमने पहले ही कर लिया हुआ है। इधर देखें क्या हुआ है। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन, यकम अप्रैल टाइप कोई चीज है या यकम अप्रैल के बाद वाली कोई चीज है? यकम अप्रैल के बाद वाली चीज है। तो ये सारी जो काली पट्टी की चीजें नीचे छुपी हुई थी ये यकम अप्रैल के बाद वाली थी। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन द लायबिलिटी हैज ऑल्सो, लिखना चाहिए था यार आई कैप को। द लायबिलिटी हैज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड बाय एसएल इन इट्स बुक एट 4 मिलियन। मेरे ख्याल से ना अब शायद IAS 37 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अब शायद सब्सिडरी कह रही है कि केस हारने का चांस लो नहीं है बल्कि केस हारने का चांस शायद हाई हो गया है। तो मैं भी सोच रहा हूं अपनी किताबों में से बुक कर लूं। जिस लायबिलिटी को अब्बू 6 पे बुक कर चुके हैं,
अगर बेटा 4 पे बुक कर ले, खुदा के लिए अब्बू को कुछ ना कहिएगा, वो एक्विजिशन डेट वाली है। सिर्फ किसको उल्टाने को कह दें, जितना बेटे ने किया है। पिछले सवाल में 80% बेटे ने किया था, पिछले सवाल में 80% किया था ना बेटे ने। 20% इन्वेंट्री स्टिल इन स्टॉक मींस 80% is sold by S and GP booked in separate financial statements। ऐसे ही था ना, लिख लें, means 80% is sold by S and GP booked in separate financial statements। इसलिए नहीं की थी क्योंकि हाँ जी, हाँ, अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एतबार से उसने सही एंट्री की है, वो कोई मसला नहीं। लेकिन हम कंसोलिडेशन पर्पस के लिए बाप को पहले ही एंट्री करके चला गया था। हाँ, भाई का सवाल है, वो सब्सिडरी पागल है अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेयर वैल्यू के ऊपर चीज़ों को लेके जाए। बिल्कुल इनका सही सवाल है, सब्सिडरी पागल नहीं है अपनी सेपरेट बुक्स के अंदर फेयर वैल्यू पे लेके जाए। सब्सिडरी चीख चीख के पुकारी है 20% स्टॉक मेरा पड़ा है, इसका मतलब है 80% स्टॉक जो सब्सिडरी ने है वो बेचकर जीपी एक्चुअल रियलाइज करा लिया, और IS2 नहीं IFRS 15 इसकी इजाजत देता है कि चीज बिक गई है तो प्रॉफिट बुक कर लो। ये अनरियलाइज टाइप चीज नहीं है। सब्सिडरी ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बुक की है 80%, इट इज ऑल रियलाइज्ड एज पर IFRS 15। इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कुछ नहीं है। 20% उसके स्टॉक में पड़ी हुई है ना, तो 80% चीजें कहां गई होंगी? कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे इसमें तो। 20% ऑफ इन्वेंट्री इज सोल्ड, तो इन्वेंट्रीज इन स्टॉक, तो बाकी 80% चीजें सब्सिडरी की जो पड़ी हुई थी यकम अप्रैल से 31 दिसंबर, वो कहां गई होंगी? सेल कर दी हैं। तो सेल करके कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और सेल और कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ सेल का स्टॉक रेट वो तो 80% 8 से करेगा ना, यानी कि सब्सिडरी। जी बिल्कुल। और कैश डेबिट सेल क्रेडिट कितने से करेगा? वो तो जितना 13 रुपए से, शायद वो 12 रुपए से। तो फिर वो वही बनेगा ना, 12 रुपए बनेगा ना। तो 12 और 8 का डिफरेंस 4, वो तो बेच दिया ना उसने, कि नहीं? ओके, चलें जी। अब मुझे बता दें किसका काम रिवर्स कर रहे हैं? जितना सब्सिडरी ने जितना जैसे किया वो रिवर्स कर रहे हैं, या पेरेंट वाला रिवर्स कर रहे हैं? जितना सब्सिडरी ने जैसे किया। इधर सब्सिडरी ने कितना काम कर लिया था? 80%, तो हमने उसे क्या कर दिया? रिवर्स। इधर सब्सिडरी ने कितना काम किया? 6 से या 4 से? बाप ने कितने से किया? 6 से। बेटे ने कितने से किया? 4 से। सिर्फ रिवर्स किसको करें? बाप वाले को, बेटे वाले को? बेटे वाले को। वो कहती रहेगी 4 की लायबिलिटी है, हमारा स्टिल ख्याल है कितने की लायबिलिटी है? शायद 6 की लायबिलिटी है। तो 4 की एंट्री सब्सिडरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर चुकी है। अब बता दें इस एंट्री को उल्टाने का कोई तरीका? तीनों एंट्रीज मैंने उल्टाई हैं, इस एंट्री को उल्टाने का तरीका, लायबिलिटी। ये का एंट्री करते हुए क्या सोच रहे हैं कि इस एंट्री को हिट कर रहे हैं? नहीं, सब्सिडरी की सेपरेट बुक्स में डबल एंट्री को रिकॉर्ड होगी, उसको हिट कर रहे हैं। लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ये लायबिलिटी उल्टाने की एंट्री है। लेकिन एक्सपेंस की जगह सर आपका सवाल लेता हूं मैं जी, करें एंट्री भाई। लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी रिवर्स्ड। अब मैं तफसील से लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लायबिलिटी रिवर्स्ड इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जीपी रिवर्स्ड in separate financial statement, revaluation impairment reversed in separate financial statements। कितना जी? बस अब ठीक है, सवाल का मैं टोटल नहीं कर रहा, टोटल तो आप खुद घर जाके कर लीजिएगा। जी मोहतरम, सवाल पूछो। हाँ हाँ, उसमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इस वजह से एतराज है कि हमने कंसोलिडेशन पर्पस के लिए कर लिया था ना 5 रुपए का।
को एक से इसलिए क्रेडिट नहीं किया कि हमने कंसोलिडेशन में सिर्फ किया था, उधर नहीं बढ़ाया था तो इसी नहीं, जितना वो करे उतना कर दो, इस पे एक अलग बहस है, मैं करूंगा। अगर ये अमाउंट ज़्यादा हो तो फिर कर लेंगे बात इसमें। अगर उसने एक रिकॉर्ड किया होता तो सिर्फ हम एक को एक रिवर्स करते हैं, ये पहले जो सोच रहे हैं 20% वो नहीं, चार के लिए जितना सोल्ड है उतना रिवर्स करना है बस। अच्छा जी, अब जिस वक्त आखिर में क्लासेस चल रही होती हैं, बल्कि क्लासें ख़त्म हो गई होती हैं, तो ऑनलाइन वाले हजरात और फिज़िकल वाले हजरात इधर उधर से टीचर का फ़ोन नंबर ढूंढ के कहते हैं ये ज़रा रिवाइज़ करा दें, क्योंकि ये एडजस्टमेंट। तो इसलिए मेरा तो ये मशवरा है कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, तो मैं ये तीनों बातें आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि आप ये मेरे से बार बार ना पूछें। और तीनों में कॉन्सेप्ट सेम है। इस सवाल का हम नाम रखते होते हैं जो काम, यानी जो काम किसने कर लिया हुआ है, पेरेंट ने। अगर सब्सिडरी जितना कर ले उतना सब्सिडरी को रिवर्स करवा देंगे। इस सवाल का नाम हम रखेंगे जो काम। जो काम पेरेंट ने कर लिया हुआ है, सब्सिडरी दोबारा कर ले तो सब्सिडरी को रिक्वेस्ट करेंगे तुम क्या कर लो, रिवर्स कर लो। चलें जी, पहले मैं एंट्रीज की पहली स्लाइड समझाता हूँ, फिर मैं दूसरी साइड समझाता हूँ। आप ज़रा अपने पिछला जो नॉलेज है आपका वो वॉश करके फ्रेश माइंड के साथ सुनना है। अच्छा, इस सवालों में भी आधे नंबर लेने आसान है। क्यों आसान है? एडजस्टमेंट की जो पहली वाली साइड है वो तो आसान है ना, वो तो मार्क्स गिविंग है। चलें स्टार्ट करें जी। इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट कितनी है? 10 और फेयर वैल्यू 15। अब इस जीपी को स्टॉक बिकने का इंतजार ना करें। सऊदी किंग जा रहा है, आप डील खत्म करें, चीज़ों को फेयर वैल्यू पर लाएं, उसको जाने दें। तो अगर ये बिजनेस बंद भी होता ना आज, तो आपने स्टॉक को बेचना ही था बाजार में 10 रुपये वाले 15 रुपये को। तो सऊदी किंग कहेगा भाईजान आप मेरा मामला खत्म करें और छोड़ें, मुझे फारग करें। तो 10 वाली चीज़ 15 रुपये के अंदर जो है वो हमारी मार्केट में हो गई है। तो इन्वेंट्री डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। दिखने में गौर करें, ये जीपी बुक हो रहा है, गौर करें, सोचें, ये जीपी बुक हो रहा है। असल में फ्यूचर का जीपी शायद हम बुक करने की कोशिश करें, हालांकि भी चीज़ें बिकी, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ये एंट्री करना ज़रूरी है। अगली एंट्री इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग ऑन डेबिट एंड पीपी क्रेडिट। और उससे अगली एंट्री कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को सब्सिडरी IAS 37 की रोशनी में अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करती, डिस्क्लोज कर देती है। डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं कि 9 रुपए की जमा एंट्री हो गई है। तो कैरिंग अमाउंट इसकी 0 आ गई। हमने अपने लॉयर से कहा, लॉयर ने कहा भाईजान आपने ठुक जाना है, ये 6 मिलियन की आपको लाइबिलिटी पड़ जानी है, खुदा के लिए आप बुक कर लें। तो फिर एक्सपेंस इन वर्किंग 1 डेबिट एंड बोले लाइबिलिटी करेंगे, ये एंट्री हो जाएगी। ये 3 एंट्रीज हो गई फॉर कंसोलिडेशन पर्पस ऑन 1 अप्रैल सुबह 9 बजे। अब इन तीनों कामों को हमने तो करना ही था वर्किंग 1 में गुडविल निकालने के लिए, लेकिन इन तीनों में से कोई काम सब्सिडरी भी कर ले तो फिर हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे, हम कहेंगे भाई दोबारा कर रहा है तो काम। चलें जी, हमने 3 का इंपेयरमेंट लॉस कंसोलिडेशन पर्पस के लिए बुक कर लिया। 1 अप्रैल को हमने किया, सब्सिडी ने किस दिन कर लिया? 2 अप्रैल को। तो सब्सिडी ने इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया। सब्सिडी कहेंगे भाई तेरी मेहरबानी, बाप 1 अप्रैल को एंट्री करके गया, तू बड़ा पुत्र ना बन, और 2 अप्रैल को दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तू एंट्री उल्टा, एंट्री उल्टाने की बताएं कैसे उल्टेगी? इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट पीपी डेबिट, लेकिन 2 अप्रैल की वजह से लफ्ज क्या लिख रहा हूं? SRU। 1 अप्रैल की वजह से वर्किंग 1। नेक्स्ट, ये वाली एडजस्टमेंट समझें, ये जो आप बार बार समझना चाह रहे हैं। 20% स्टॉक अभी तक किसके पास पड़ा हुआ है? सब्सिडरी के पास। इसका मतलब है 80% उसने बेच दिया है। अच्छा, वैसे प्रॉफिट कितना है? 5 रुपए। 5 रुपए उसने सारा बुक कर लिया है या 5 रुपए का 80%? तो जो उसने 5 रुपए का 80% बुक कर लिया, हम उसे कहेंगे यार खुदा के लिए 5 रुपए का तूने 80% अपनी सेपरेट में बुक किया है, वो तेरी मर्जी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी इस 5 रुपए का 80% बुक कर चुका हूं और इस 5 रुपए का 20 भी बुक कर चुका हूं, लेकिन तूने सेपरेट में कितना बुक किया? 80। तो जितना तूने बुक किया तू जरा भी रिवर्स कर ले, बाकी अगले साल सब्सिडरी को रिवर्स करवा दीजिएगा।
और जितने से सब्सिडरी ने लाइबिलिटी बुक की उतने से सब्सिडरी को कहें कि बाप एंट्री कर गया था 6 की, पुत्र ना तो ज्यादा बन 4 की एंट्री जो तूने की है, इस 4 की एंट्री को क्या कर, उल्टा। 4 की एंट्री उल्टे की कैसे, लाइबिलिटी डेबिट एंड एक्सपेंस क्रेडिट। ओके, ये सारी एंट्रीज कर लेने के बाद खुदा ना खास्ता ये एडजस्टमेंट P&L के सवाल में आ जाए तो SRE टाइप चीज है ये, तो फिर एस प्रॉफिट को छेड़े बगैर तो नहीं रहेगी, ऐसा ही है ना, SRE टाइप चीज है तो एस प्रॉफिट को छेड़े बगैर तो नहीं रहेगी फिर ये। तो अब जब एस प्रॉफिट की मैं बात करूं और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के मुंह की बात करूं, तो अब आपने मेरी बातें जो है वो गौर से सुननी है और आपने ही मुझे ये पोस्टिंग करवानी है। वर्किंग 5 करने लगा हूं तो इसको ना सोचिएगा, इधर से शुरू करें। जीपी की जगह मेरे तो ख्याल से कॉस्ट ऑफ सेल को कर लिया करें, ठीक है, देखते रहिएगा। खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट जीपी 4 से कम हो जाएगा। अच्छा, ये किसका प्रॉफिट है, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल को मुंह पे जाके डेबिट कर दें, और एसआरई टाइप चीज है तो साथ कहां जानी है, एस के प्रॉफिट में। जीपी क्या होगा, रिवर्स कितने से, 4 से। अल्लाह का शुक्र है एसआरई की सारी चीजें सिवाय डिविडेंड के एस प्रॉफिट में जाती हैं, सारी चीजें फॉर द ईयर वाली। इंपेयरमेंट लॉस एडमिन एक्सपेंसेस में पड़ा होता है, तो एडमिन एक्सपेंसेस कम करने हैं, एडमिन एक्सपेंसेस कम करने हैं। कम करने का मतलब खुशी बुक करें। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कितने से, 3 रुपए से। एडमिन एक्सपेंसेस कम करने हैं। द लाइबिलिटी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी एट ₹4। ना लाइबिलिटी तूने भी बुक कर लिया है, निकाल इसको इधर से। लाइबिलिटी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड कितने से, 4 से। तो तूने लाइबिलिटी बुक कर लिया है, उल्टा इसको। और लाइबिलिटी कम होने से अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, लाइबिलिटी रिवर्स करें कितने से, 4 से। तो एक बार याद रखिएगा, जो भी एसआरई में एडजस्टमेंट होगी ना पेपर में, वो फॉर द ईयर साथ कहां होगी, एस प्रॉफिट में भी। अब P&L के मुंह के एंगल से ये एडजस्टमेंट जरा मुझे सोच के बता दें। द इंपेयरमेंट लॉस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे तो लग रहा है इस सब्सिडरी के एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है जो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बुक हो चुका है। द जीपी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएं ताकि जीपी रिवर्स हो। The expenses amounting to 4 have also been recorded in the name of liability by subsidiary in its separate financial statements. तो expenses को क्या कर दें, कम कर दें। And everything which will hit SRE will also hit S profit for the year. वो S profit for the year को hit करें, ये नोट कर लें P&L के एंगल से, ये तीनों एडजस्टमेंट्स, ठीक है। 80 YouTube पे अपलोड होगा। अच्छा, एक मजे की आपको बात बताऊं, पिछली क्लास के अंदर, पिछली से नहीं 2-3 क्लासों पहले, सेल ऑफ स्टॉक बाय S to P और P to S P&L के फेस के ऊपर पोस्ट करने में आपको मसला आ रहा था पहले दिन। सेल में से माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें, फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट कर दें, और अब वो चीज़ रनिंग में आ गई है। तो ये इंशाल्लाह अगली क्लास में आके बताइएगा, रिवाइज कर लेंगे, रनिंग में आ जाएगी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। ओवर। अब पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 3, एसोसिएट का क्वेश्चन 1 कर लिया था, क्वेश्चन 2 कर लिया था, और क्वेश्चन 3 होमवर्क में दिया था, वो जरा कर लीजिएगा।
आपने बाकी को पास पेपर के क्वेश्चन करने हैं तो ये क्वेश्चन 4 भी आप कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है वो वाला भी आप कर सकते हैं। अगर टाइम मिले तो क्वेश्चन 2 और 4 पास पेपर का कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। पास पेपर का क्वेश्चन 3 और 4 अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कंसोलिडेशन का